हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी सर। सो आज हम लोग एच एस सी 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इधर। ठीक है, एच एस सी ओसीएम चैप्टर नंबर 5 बाय जी सर। अभी हम लोग आगे करते हैं। मैंने ये पीडीएफ बनाया, ये सारा पीडीएफ का जो माल मटेरियल है सब हम लोगों ने इसी में से उठाया है, अपने टेक्स्ट बुक में से ही उठाया है। ठीक है, तो कुछ भी इसमें अलग नहीं है, आप चाहो तो आप कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अपना क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक सेकेंड, जरा मेरा कुछ फोन समथिंग कुछ इसमें इशू आ रहा है। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ठीक है, तो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस हमें क्या बोलता है कि बिजनेस के सेक्टर में क्या क्या चीजें इमर्ज हो रही है, क्या क्या चीजें नई आती जा रही है, क्या क्या बिजनेस में नया होता जा रहा है। और हम लोगों को मेनली पता है कि ये अभी हमारा जो अभी का पर्टिकुलर एरा चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक एरा चल रहा है। ठीक है, इंटरनेट का एरा चल रहा है। तो इधर ई बिजनेस सबसे पहला कंसेप्ट आपको दिया गया है, ई बिजनेस। अब ई बिजनेस क्या होता है? ई बिजनेस मतलब नथिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस रिफर टू द यूज ऑफ वेब। वेब मतलब क्या होता है? हम लोग जो वेबसाइट यूज करते हैं। ठीक है, और बोला गया इंटरनेट, ये तो सबको पता है। इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, ठीक है, कोई एक्सटीरियर या इनपुट हम लोग कुछ कर ले तो वो बोला गया सम कॉम्बिनेशन हियर ऑफ बोला गया टू कंडक्ट अ बिजनेस। मतलब हम लोग बोला गया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मतलब इधर लिख के दिया गया, अगर हम लोग कोई भी वेबसाइट यूज करें, ठीक है, इंटरनेट यूज करें, इंट्रानेट यूज करें, एक्सट्रानेट यूज करें, और इन सबका कॉम्बिनेशन यूज करें क्या करने के लिए? टू कंडक्ट अ बिजनेस, तो उसको क्या बोला जाता है? ई बिजनेस। और क्या बोला गया? ई बिजनेस इज नॉट अ टेक्निकल चेंज। ये टेक्निकल चेंज नहीं है, इट्स अ फंडामेंटल चेंज इन द वे ऑफ बिजनेस बी डन, एडिड, सपोर्टेड एंड अनेबल बाय टेक्नोलॉजी। मतलब एक फंडामेंटल चेंज है। ठीक है, मतलब एक काइंड ऑफ एक सोशल चेंज है। हम लोग क्या बिजनेस पहले फिजिकल फॉर्म में, दुकानदार के पास गया, 5 रुपए का चॉकलेट दो, दुकानदार के पास गया, ये ड्रेस पसंद आया वो ड्रेस दो, दुकानदार के पास गया, ये लैपटॉप पसंद है सॉरी। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी हम लोग पूरी डिजिटल दुनिया पे जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग अमेजोन पे ड्रेस हो, चॉकलेट हो, ब्लिंकिट पे, ठीक है, या कोई भी टेक हो, हम लोग ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन और ऑनलाइन ही प्रोसेस हो जाता है। तो ये जो फिजिकल टच था वो कहीं ना कहीं हम लोग ने हटा दिया है। जो ये एफर्ट्स लगते थे वो कहीं ना कहीं अभी पीछे जा चुका है। अभी इलेक्ट्रॉनिक दौर है। अभी घर में बैठे बैठे आप पूरी दुनिया की चीजें मंगा सकते हो। सो मूविंग फर्दर विद आवर टॉपिक, इधर लिखे दिया ये क्या है? एक फंडामेंटल चेंज है। ठीक है, एक फंडामेंटल चेंज है, ये तो हम लोगों को पता। फंडामेंटल चेंज इन द वे ऑफ बिजनेस बी डन, एडेड मतलब वही बोला गया है कि उसे हम लोग कैसे डेवलप करें, सपोर्टेड एंड अनेबल्ड बाय टेक्नोलॉजी, मतलब कैसे हम लोग उसे टेक्नोलॉजी से एक्सेस करें। ई बिजनेस का जो इंट्रोडक्शन है आप उसमें इतना लिखोगे मोर देन इनफ है। ये जो पीडीएफ है मैं अपने व्हाट्सएप एक चैनल बनाऊंगा, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप उससे पढ़ सकते हो। तो ई बिजनेस हम लोगों ने पढ़ा कि ई बिजनेस क्या होता है। ई बिजनेस हम लोगों ने पढ़ा, ई बिजनेस मीन्स होता है, ई बिजनेस सारी चीज को होता है वो जो वेबसाइट में होती है, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट पे यूज होता है। और ये सारी चीज को कंबाइन करके अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो वो ई बिजनेस है। और क्या बोला गया? ये एक टेक्निकल चेंज नहीं है, एक फंडामेंटल चेंज है। और बोला गया फंडामेंटल चेंज है और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वे में इसे क्या करते हैं? बिजनेस को कंडक्ट करते हैं। एंड बोला गया ये डेवलप करते हैं, सपोर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के हेल्प से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग लिख के दिया गया है इन टर्म ई बिजनेस, इन टर्म इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, दैट इज बोला गया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ठीक है, बोला गया ये जो टर्म आपको दिया है, बोला गया इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म ईमेल, और बोला गया ई कॉमर्स। ठीक है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये सारे टर्म से ये डिराइव लिया गया। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस बोला गया, और इलेक्ट्रॉनिक सॉरी ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज एन एडमिनिस्ट्रेशन, एक मैनेजमेंट है, एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक एडमिनिस्ट्रेट करने का तरीका है ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वाई इंटरनेट, मतलब बिजनेस कंडक्ट करना किसके हेल्प से? इंटरनेट से। बोला गया है दिस विल इंक्लूड द बाइंग एंड सेलिंग, इसमें खरीदी और बोला गया है बेचना होता है, परचेज एंड सेलिंग होता है, ऑफ बोला गया गुड्स और सर्विस अलॉन्ग विद द प्रोवाइडिंग टेक्निकल और बोला गया कस्टमर सपोर्ट थ्रू इंटरनेट। मतलब इसमें हम लोग क्या टेक्निकल सपोर्ट के साथ चीजें बेचते हैं और खरीदते हैं। ठीक है, जैसे मीशो पे हम लोगों ने एक ड्रेस ऑर्डर किया, हम लोगों ने नहीं, मतलब कोई लड़की ने ड्रेस ऑर्डर किया, अब उसे वो ड्रेस पसंद नहीं आएगा, सीधा क्या करेगी? रिप्लेस करेगी। या कभी कुछ इशू आया, कस्टमर केयर, हेलो भाई क्या हो गया, तो वो बताएगा भाई, वो बताएगी कि ये इशू है। तो अपने को इधर क्या मिल जा रहा है? एक कस्टमर सपोर्ट मिल जा रहा है इंटरनेट के द्वारा, एक टेक्निकल सपोर्ट मिल जा रहा है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस को बाइंग और सेल करने में। ठीक है, तो यही अपना मीनिंग है। इसका मीनिंग हम लोग ने सिंपल पढ़ा कि ई बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ई कॉमर्स या ई बिजनेस से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, ई कॉमर्स या ई बिजनेस से क्या हुआ है? डिराइव्ड हुआ है। और बोला गया है ये क्या एडमिनिस्ट्रेट करने का तरीका है बिजनेस, किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। और बोला गया इसमें बाइंग एंड सेलिंग होता है ऑफ
गुड्स एंड सर्विस बाइक एंड सेलिंग होता है, अलॉन्ग विद बोला गया टेक्निकल और कस्टमर सपोर्ट से। ठीक है, आगे बढ़ते ये टॉपिक बहुत बहुत इजी है, उस टाइम में आप लोग याद रखो, अपने को ना याद नहीं करना है, अपने को याद करना ही नहीं है, अपने को खाली क्या करना है, अपने को समझना है। ठीक है, समझना है ताकि हम लोग क्या कर सके, ये सारी चीज उनसे ही बना के लिख सके। ठीक है, अब स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या है, बोला गया है द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये अलग वर्ड्स है, इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली ऑनलाइन शॉपिंग। सिर्फ ई बिजनेस का मतलब नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग, इट ऑल्सो इंक्लूड ऑन लाइन स्टॉक। ठीक है, जब हम लोग स्टॉक ट्रेड करते हैं, ठीक है, कैंडल स्टिक देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, जैसे अपना अपस्टॉक्स हो गया। ठीक है, अपस्टॉक्स हो गया, अभी हम लोग अपस्टॉक जब कंडक्ट करते हैं, हम लोग अपस्टॉक जब यूज करते हैं, तो हम लोग देखते हैं हम लोग उसमें ऑनलाइन क्या कर पा रहे हैं, शेयर को परचेज कर पा रहे हैं, सेल कर पा रहे हैं। तो ऑनलाइन सिर्फ बोला गया है जो ई बिजनेस है ना, सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए नहीं है, बोला गया ये किस में हेल्प होता है, अपने को स्टॉक को एनालाइज करने में भी हेल्प करता है, बाय एंड सेल करने में भी हेल्प करता है। और लिख के दिया है ट्रांजैक्शन, बोला गया एंड दी यूज, तीन अलग वर्ड है। ठीक है, अपने एडिटर सुशांत भाई साहब ने थोड़ा बहुत इधर घोल घपाल कर दिया है। ठीक है, एंड बोला गया है बोला गया एंड द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर इन इंडिया। ठीक है, बोला गया ये अपना सॉफ्टवेयर यूज करके ऑनलाइन शॉपिंग, स्टॉक, ये सब दुनियादारी करना। बोला गया इन इंडिया टिल नाउ बिजनेस इज मैनेज थ्रू द ट्रेडिशनल मेथड। इंडिया में ट्रेडिशनल मेथड से बिजनेस मैनेज किया जाता था। ट्रेडिशनल मेथड क्या भाई, दुकान पे गया, सारा सामान लिया, पैसा दिया, आ गया, ये ट्रेडिशनल मेथड है, फिजिकली जाना। नाउ मेनी बिजनेस आर बिकमिंग अवेयर ऑफ एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस आर इन कॉपरेटिंग इनटू द न्यू स्ट्रैटेजीज। अभी बोला गया अलग अलग बिजनेस को पता चल रहा है कि भाई ये फिजिकल फॉर्म वाला बिजनेस बहुत बोरिंग हो गया, बहुत पुराना हो गया, गिराक आएगा, हम लोग 24 घंटा खड़े रहेंगे, इसलिए वो लोग भी क्या हो रहे हैं, अभी अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, अभी ये लोग अवेयर किस चीज के, एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस के क्या क्या फायदे, उससे अवेयर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले ब्लिंकिट का ले, ब्लिंकिट अगर समझ लो एक दुकान है, जैसे हम लोग अगर दुकान से चॉकलेट लेते हैं तो ब्लिंकिट पे चॉकलेट ऑर्डर करते हैं। अब वो जो दुकानदार है, दुकान पे 24 घंटा खड़ा रहेगा, आप जाओगे चॉकलेट खरीदोगे, आपने जाने की मेहनत की, उसने खड़े रहने की मेहनत की, चॉकलेट स्टोर का पैसा, ये सब दुनियादारी होगा। लेकिन ब्लिंकिट क्या करेगा, बिजनेसमैन क्या करेगा, अपना एक ब्लिंकिट स्टोर खोल देगा, कोई और ही मैनेज कर रहा है, और कस्टमर यहाँ खुद क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। मतलब कस्टमर को एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, ऑर्डर किया, घर पे लेटे लेटे सोफा पे चड्डी पहन के एक चॉकलेट एक मंगा लो और वो आ जाएगा 10 मिनट के अंदर। तो बोला गया अभी बिजनेस भी बोला गया ऐसे स्ट्रेटेजीज अपना रहे, कोई कस्टमर चलना नहीं चाहता, सबको पता है, तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, सारे ऑनलाइन आ रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमारा ही फील्ड टीचिंग का फील्ड, सब पहले ऑफलाइन क्लासेस ट्यूशन लेते थे, अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग एक लेक्चर लेके हजारों बच्चों को पढ़ा सकते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से। इसके पहले क्या होता था, हम लोग को 1000 बच्चे अगर बैच है, 100 का भी बैच बनाओ तो 10 बार पढ़ाना पड़ता था, और स्टूडेंट्स को भी कुछ लेक्चर मिस हो गया तो टीचर्स हो ना, एक बार जो लेक्चर हो गया वो हो गया, उसके बाद वो अलग टाइप में होगा, तो एक बार हम लोग रिकॉर्ड कर देते, हजारों बच्चे इसका फायदा उठा लेते। सो मूविंग फर्दर विद आवर टॉपिक, बोला गया है द अदर वे ऑफ लुकिंग एट द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज, बोला गया इज टू एग्जामिन इट द टर्म्स ऑफ पीपल और पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। स्कोप ऑफ बिजनेस को देखने का एक और नजरिया है कि हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, कि जो पीपल और पार्टीज इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में, उन लोगों को देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स भी होता है, पेमेंट भी होता है। बोला गया वेरियस बिजनेस एंड पेमेंट ऐप पॉपुलरली यूज्ड इन ई बिजनेस ट्रांजेक्शन। बोला गया यार फोन पे, गूगल पे, स्विगी, ओला एक्सेट्रा, बोला गया फोन पे यूज होता है, पैसा कैश जेब में नहीं रखना, मैं भी नहीं रखता, जीपे किया फटाफट काम हो गया, फोन पे काम हो गया। तो बोला गया आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के बोला गया एडवांटेज है, जो बिजनेस भी यूज कर रहे हैं प्लस कस्टमर भी यूज कर रहे हैं, तो इसे स्कोप ऑफ ई बिजनेस में लिख के दिया गया। अब क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एंड बोला गया नेटवर्क कैन बी विजुअलाइज एज द एक्सटेंडिंग इनटू 6 डायरेक्शन फॉलोज। बोला गया जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है ना, और बोला गया जो नेटवर्क है उसके 6 डायरेक्शन है। बोला गया पहले B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है, बिजनेस टू कंज्यूमर B2C हो रहा है, कंज्यूमर टू बिजनेस C2B हो रहा है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C हो रहा है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन B2A हो रहा है, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, C2A बोलेंगे। ठीक है, कंज्यूमर। अच्छा, कंज्यूमर जहां भी आया ना, आसान शब्दों में समझने के लिए, वो क्या होता है, कस्टमर होता है। कंज्यूमर मतलब कस्टमर अपना। ठीक है, और जो बिजनेस है वो तो पता है आपको। ये सारे टॉपिक्स इसमें से समझ लो, एक ये इंपॉर्टेंट है, B2B और B2C भी इंपॉर्टेंट है, C2B एज सच नहीं, C2C ये देख लेना। ठीक है, B2 है, ये तीनों एज सच लेस इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन ये तीनों जो है अपने स्टार है, ये कंसेप्ट याद करना, मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी देखो इधर क्या लिख के दिया गया है, B2B क्या होता है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कुछ कर रहा है ट्रांजेक्शन।
बोला गया इन दिस फॉर्म द बायर एंड द सेलर आर बोथ द बिजनेस एंटिटीज एंड डू नॉट इन्वॉल्व इंडिविजुअल कंज्यूमर। ठीक है, मतलब इसमें बायर बोला गया जो खरीदता है और जो बेचता है सेलर, दोनों बोथ क्या है, बिजनेस है, दोनों बिजनेसमैन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक होलसेलर और एक रिटेलर। अगर मेरा एक रिटेल का दुकान है, अब मेरे को चॉकलेट बेचना है, मैं होलसेलर के पास जाऊंगा और मेरे को 100 रुपए का पैकेट का चॉकलेट कितना देगा, हो सकता है 70 में दे, और मैं अपनी दुकान में लाके वो कितने में बेचू, 100 में बेचू, 30 रुपए का प्रॉफिट। अब होलसेलर भी बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन, B2B ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बोला गया वही बायर और सेलर दोनों क्या रहते हैं, इधर बिजनेस एंटिटीज रहते हैं, डू नॉट इन्वॉल्व इंडिविजुअल, इसमें कस्टमर इंडिविजुअल कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं होता। बोला गया हियर बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन आर द बिजनेस फॉर्म एंड हैंस द नेम B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। अब बोला गया ये दोनों पार्टी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में हो रहा है, मतलब बोला गया ई कॉमर्स में हो रहा है, मतलब ऑनलाइन हो रहा है ये सारा चीज। मैंने आपको एग्जांपल ऑफलाइन का बताया, लेकिन इधर ऑनलाइन ई बिजनेस के ई कॉमर्स के थ्रू हो रहा है, और इसमें क्या दोनों बिजनेस फॉर्म है। ठीक है, ट्रांजेक्शन सिर्फ किसके बीच में हो रहा है, ट्रांजेक्शन और बिजनेस फॉर्म, एंड हैंस इसका नाम इसलिए बिजनेस फॉर्म से बिजनेस फॉर्म में ट्रांजेक्शन है, इसलिए इसका नाम B2B है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या था, B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब एक बिजनेसमैन एक कस्टमर से, मतलब एक दुकानदार एक कस्टमर से, समझने की भाषा में। अब बोला गया कस्टमर आइडेंटिफाइज अ नीड, और बोला गया है क्या, एंड सर्चेस फॉर बोला गया प्रोडक्ट, और बोला गया और सर्विस टू सेटिस्फाई नीड। एक कस्टमर अपना नीड आइडेंटिफाई करता है, क्या जरूरत है उसको, वो चीज आइडेंटिफाई करता है और सर्च करता है उस प्रोडक्ट के लिए, एंड अपने सेटिस्फाई नीड सेटिस्फाई करने के लिए। कस्टमर सिलेक्ट वेंडर, दुकानदार को सिलेक्ट करता है, नेगोशिएट भावताओ करता है किसका, प्राइस का। कस्टमर रिसीव द प्रोडक्ट और सर्विस, और फिर उसे वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर मिलता है कस्टमर को। मेक पेमेंट, फिर पेमेंट क्या करे, कस्टमर क्या करेगा, उसका पेमेंट करेगा। गेट सर्विस एंड वारंटी क्लेम, सर्विस मिलेगा, वारंटी क्लेम भी मिलेगा उसे। और क्या बोला गया, एज द नेम इम्प्लाइज B2C, मतलब इसका नेम क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन हैव, बोला गया बिजनेस फर्म एट वन एंड, मतलब एक छोर पे बिजनेस है, और बोला गया इट्स कस्टमर ऑन दी अदर एंड, और अदर एंड पे कौन है, कस्टमर कंज्यूमर है, इसलिए इसका नाम क्या है, B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर आर बिटवीन बिजनेस फर्म एंड कंज्यूमर। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोला गया, बिजनेस टू सॉरी कंज्यूमर टू बिजनेस C2B। ठीक है, कस्टमर से बिजनेस हो गया। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखते हैं। बोला गया ये हटा देने का, कंज्यूमर बोला गया इधर कंज्यूमर टू बिजनेस इज ग्रोइंग अरीना। ठीक है, बोला गया कंज्यूमर टू बिजनेस इज ग्रोइंग अरीना, मतलब ये मार्केट बढ़ते जा रहा है। और बोला गया वेयर द कंपनी रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस, मतलब जो बिजनेस है वो बोला गया कस्टमर को रिक्वेस्ट करती है, क्या करती है कंपनी, कस्टमर को रिक्वेस्ट करती है एक सर्विस के लिए फ्रॉम द बिजनेस। इट अनेबल बायर, बायर मतलब कौन, जो खरीद रहा है, मतलब कस्टमर, टू कोट देयर ओन प्राइस, अपना प्राइस खुद रखने के लिए उन्हें क्या करती है, बोला गया फैसिलिटी देती है फॉर स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस, मतलब कोई भी स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मतलब इधर देखो लिख के दिया गया पेस्ट कंट्रोल। अब पेस्ट कंट्रोल कराना है, ऐड आया भाई पेस्ट कंट्रोल का, आप इंस्टाग्राम पे आप कस्टमर हो, देख रहे हो ऐड, और फिर आप उस वेबसाइट पे गए, वो बोला कि मैं पेस्ट कंट्रोल करता हूँ, आप बोलोगे कि भाई मेरे को करवाना है, बोला ठीक है, बिजनेस आपके पास आया ना, कंज्यूमर के पास बिजनेस आया, इसलिए कंज्यूमर टू बिजनेस। तो कंज्यूमर ने क्या बोला, ठीक है पेस्ट कंट्रोल कर, कितना पैसा लेगा, बोला 100 लूंगा, 100 सॉरी 100 बोल कम बोल रहा हूँ, 5,000 लूंगा, बोला नहीं भाई 3,000 में करेगा, बोला चल कर दिया। ठीक है, तो ये पेस्ट कंट्रोल। टैक्सी सर्विस ओला, ओला कंज्यूमर टू सर्विस, क्या कर रहे हैं हम लोग, कंज्यूमर कस्टमर, ओला या उबर, मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने क्या किया, बिजनेस जो भी उबर है ऐप बोला, फटाफट कैब किया। ठीक है, तो कंज्यूमर बिजनेस के पास। ठीक है, और क्या बोला गया, डोर स्टेप फूड डिलीवरी। ठीक है, ये भी हटा दो। ठीक है, मतलब जोमेटो ऑर्डर किया भाई फूड, मतलब जब क्या हो रहा है, कंज्यूमर को ना बिजनेस के पास जाना नहीं पड़ रहा है, उसको बिजनेस का एक्सेस मिल रहा है, वो खाली ऑर्डर कर रहा है और बिजनेस अपना। तो मतलब कंज्यूमर टू क्या बोला गया, बिजनेस, मतलब कंज्यूमर ही वो सब सर्च कर रहा है, कंज्यूमर ही ट्रांजेक्शन कर रहा है, और बाकी ओला जोमेटो या उबर ये सब क्या है, बिजनेस। तो इसलिए C2B बोला गया। आगे बढ़ते, ठीक है, इधर देखो ज्यादा लेक्चर हम लोग ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, फटाफट पढ़ के फटाफट काम की चीज। देखो मैंने जैसे बोला ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है आपको। बोला गया कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बोला गया कंज्यूमर कस्टमर से कस्टमर कैसे घूम सकता है, इधर लिख के दिया है। बोला गया इट फैसिलिटीज द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो किसका, गुड्स और सर्विस का। ठीक है, और बोला गया कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और दोनों कंज्यूमर होना चाहिए, इसलिए C2C है। बोला गया इन्वॉल्व द इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंज्यूमर थ्रू द सम थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के थ्रू दो कंज्यूमर मिलते हैं, थर्ड पार्टी के थ्रू दो कंज्यूमर मिलते हैं।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल OLX, थर्ड पार्टी, मैं गौतम एक इंडिविजुअल आदमी, ठीक है। आप समझ लो फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी मिस्टर ए, ठीक है, आप भी इंडिविजुअल, दोनों कंज्यूमर, थर्ड पार्टी OLX आया बीच में। OLX क्या बोला, गौतम को गाड़ी बेचनी है, मिस्टर ए को गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। मिस्टर ए ने बोला गौतम गाड़ी मेरे को बेचेगा, ठीक है, मैं बोला हाँ बेचेगा, पैसा दे दे, बात खत्म। दोनों ने क्या किया, ट्रांजेक्शन किया, बीच में थर्ड पार्टी OLX आया, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल है C2C का, जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है दो कंज्यूमर्स को जोड़ने के लिए, ठीक है। मतलब ट्रांजेक्शन दोनों के बीच में हुआ, गौतम के बीच में भी, मिस्टर ए के बीच में, लेकिन दोनों ही कंज्यूमर थे, दो, मेरा बिजनेस नहीं, वो मिस्टर ए का नहीं, दोनों इंडिविजुअल थे। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, C2D। फॉर एग्जाम्पल इधर ईबे लिख के दिया, ईबे में पहले वेबसाइट थी एक गूगल के टाइप से, ऐसा सारी चीजें होता था। और बोला गया देखो बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, जहां भी ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड आया ना, समझ जाने का वो क्या है, गवर्नमेंट है, ठीक है, वो गवर्नमेंट है। तो B2 है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इधर द पार्ट ऑफ द ई कॉमर्स एनकम्पासेस, बोला गया ऑल ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बिटवीन बिजनेस, और बोला गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट। तो बोला गया, ये बोला गया एक ऐसा ई कॉमर्स का पार्ट है जिसमें ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होता है ऑनलाइन, ठीक है, किसके बीच, बिजनेस के बीच और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के बीच। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, मेरे को कंपनी रजिस्टर करानी है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे को अपनी कंपनी रजिस्टर करानी है, किसके पास जाऊंगा, गवर्नमेंट ऑफिस। पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स का पेमेंट करना है, किसके पास जाऊंगा, गवर्नमेंट के पास। गेटिंग परमिट्स, परमिट भाई मेरे को क्या कर रहा था, मेरे को वाइन शॉप खोलना है, ठीक है, मेरे को दारू ठेका खोलना है, ठीक है। तो अभी मेरे को वो बिजनेस का परमिट चाहिए, तो मैं किसके पास जाऊंगा, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ठेका खोलना चाहता हूँ, और मैं किसके पास जाऊंगा, गवर्नमेंट के पास परमिट लेना, ठीक है। ये था। और क्या बोला गया फिर, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन C2 है। हम लोग ने पहले पढ़ा B2A, B2A मतलब बिजनेस वाला गया, अब कंज्यूमर भी जाता है गवर्नमेंट के पास। ए मतलब मैंने बोला गवर्नमेंट, ए मतलब गवर्नमेंट, ए मतलब गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट। अब बोला गया द कंज्यूमर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल encompasses all electronic transaction conducted between individual and बोला गया पब्लिक। बोला गया कंज्यूमर एडमिनिस्ट्रेशन, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमर किसके पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, मतलब गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ये जो मॉडल है ये क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसके बीच, बोला गया एक इंडिविजुअल मतलब कंज्यूमर, कंज्यूमर इंडिविजुअल होता है, कस्टमर, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट, मतलब ये दोनों के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल गेटिंग पासवर्ड, अब मैं एक इंडिविजुअल, मैं बिजनेसमैन हूँ, गौतम गुप्ता सिंपल एक आम आदमी, ठीक है। अब इसको पासवर्ड बनाना है और ये जा रहा है गवर्नमेंट ऑफिस में। आधार कार्ड बनाना है, गवर्नमेंट ऑफिस में जाऊंगा। लाइसेंस बनाना है गाड़ी का, गवर्नमेंट ऑफिस में जाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग ने ये पढ़ा। अब ये हम लोग ने जो भी पढ़ा डायरेक्शन, 6 डायरेक्शन हम लोग ने पढ़ा। एक पढ़ा B2B, ठीक है, B2C, फिर क्या पढ़ा C2B, फिर क्या पढ़ा C2C, ठीक है, फिर क्या पढ़ा B2A, और फिर क्या पढ़ा हम लोग ने C2A। तो ऐसे याद कर लो, जैसे ABCD, ABCD। अब पहले ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हम लोग को ऐसा करना है, क्योंकि ये एज सच इतना नहीं है, अगर ए से कोई नंबर इधर स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बी से स्टार्ट करना है। पहले बी का बी के साथ जोड़ा जमा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिख दे रहा हूँ A B C और D, ठीक है, अपने को यही तीन का ही काम है, ठीक है। मैं इधर थोड़ा जूम अगर कर पाऊँ उसको, एक सेकेंड, रबर कहाँ है मेरा, ओके, नहीं इससे नहीं होगा ये, थोड़ा नीचे चल भाई, ठीक है। अभी इधर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला इधर ए था, और इधर बी था, इधर सी था, ठीक है। अब मैंने बोला बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस। फिर उसके बाद वापस से फिर बी के साथ बी का जोड़ा जम गया, B2C जाना है अपने को, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। बी का इसके साथ जोड़ा जम गया, अब सी का जोड़ा आया, अब सी क्या करेगा, वापस C2B जाएगा, C2B। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, सी इससे जोड़ा जमाएगा, इससे जोड़ा जम गया, अभी वापस सी खुद से जोड़ा जमाएगा, C2C, ठीक है। अब ये दोनों का जोड़ा जम गया। अब ये दोनों ने क्या किया, पहले खुद से रिश्ता किया, पहले खुद से रिश्ता किया, फिर एक दूसरे से रिश्ता किया। ये ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं, ठीक है। मैं वापस से माइनस कर देता हूँ, ओके। देखो बी टू बी, ठीक है, पहले बी ने खुद से रिश्ता किया, फिर बी ने सी से रिश्ता किया, फिर सी ने क्या किया, बी से पहले रिश्ता किया, फिर खुद से रिश्ता किया। अब बचा कौन, ए। तो अभी बोले कि दोनों जन एक दूसरे से क्या हो गया, अभी बी और सी एक दूसरे से और खुद से बोला गया, अब सेटिस्फाइड हो गए। तो अभी ये लोग किसको पकड़े, ए को पकड़े, बी ने ए को पकड़ा, फिर वापस सी ने भी ए को पकड़ा, तो अपना ये बन गया। तो ABCD के फॉर्म से हम लोग ने याद कर लिया, इसमें यूज हुआ ए और बी और सी। पहले बी ने अपने खुद से खुद का रिश्ता जोड़ा, फिर उसके बाद इसने
सी के साथ रिश्ता जोड़ा, फिर सी ने भी क्या किया, खुद से रिश्ता जोड़ा, फिर इसके साथ रिश्ता, ये दोनों आपस में ही रंगरेलिया मना रहे थे, अब दोनों का मन भर गया, तो इसने भी ए को पकड़ा, इसने भी ए को पकड़ा, ठीक है। तो जब बी खुद से रिश्ता किया तो बी टू बी आया, और बी ने जब सी के साथ रिश्ता किया तो बी टू सी आया, और सी ने जब बी के साथ पहले रिश्ता किया तो सी टू बी आया, और बी ने खुद के साथ रिश्ता किया तो सी टू सी आया। अब दोनों का मन भर गया, बोले ए को पकड़ते, तो जब बी ने ए के साथ रिश्ता किया तो बी टू ए आया, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन आया, और फिर सी बोला बी भी कर रहा है, मैं भी करेगा, सी ने वापिस ए के साथ रिश्ता किया तो सी टू ए आया। समझ में आने के तरीके, याद रखने के तरीके, अपने को एथिक्स पे नहीं जाना है, अपना याद हो जाए बात करना, ठीक है, ये सब याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे यार ये क्या हग्गू मारकर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, भाई बेनिफिट्स भी है ई बिजनेस के, क्या बेनिफिट्स है जरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी इधर क्या लिख के दिया गया है, ईज फॉर्मेशन, ईज फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, इजी फॉर्मेशन, इजीली बन जाता है। मेरे को देखो ऑनलाइन, मेरे को अगर क्लास खोलना रहता मेरे को लगता 5-6 लाख का इन्वेस्टमेंट मेरे को, लेकिन यूट्यूब खोल लिया मैंने, मुश्किल से मेरे ख्याल से मेरा सेटअप 4-5 हजार का होगा, ठीक है। इधर लिख के दिया गया था फॉर्मेशन ऑफ, बोला गया ट्रेडिशनल बिजनेस इज डिफिकल्ट, इज अलग है और बिजनेस अलग है, ट्रेडिशनल अपने एडिटर भाई साहब, ठीक है। तो अपना जो फॉर्मेशन है ट्रेडिशनल बिजनेस का वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, दुकान खरीदने जाओ भाई लगेगा 5 लाख, क्लास खोलने जाओ 5 लाख लगेगा, लेकिन वेर इज द फॉर्म ऑफ ई बिजनेस इज रिलेटिवली इजी टू स्टार्ट, बट बोला गया ई बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। जरा 1 मिनट में माइक देख रहा हूँ, माइक चालू है, ओके चालू, देखिए ये बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ज्यादा आसान है। आसान क्यों है भाई, फटाफट यूट्यूब पे चैनल बनाया, कुछ आजू बाजू की चीज खरीदी, हो गया। जहां 5 लाख लग रहा है 5 हजार में काम हो गया। अब क्या बोला गया, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, वही मैंने बोला 5 लाख लग रहा था भाई, दुकान खरीदूंगा या क्लास खरीदूंगा, 5 हजार में काम हो गया। इन्वेस्टमेंट सबसे कम लगता है, इधर क्या लिख के दिया, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लो एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस में जो लगता है ना पैसा उसमें इसमें कम लगता है। बोला गया एज द स्टोर डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, क्योंकि स्टोर का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब अपने को जाके खरीदना नहीं है 5 लाख रुपए देंगे। कैन बी मैनेज विद लेस मैन पावर, और ये यूट्यूब में अकेले मैनेज कर पा रहा हूँ, क्लास खोलता भाई मेरे को अलग से स्टाफ हायर करो, अलग से बिजली का बिल एक्सेट्रा। So if the trade does not have much of investment but have contact network, he can do fabulous business। तो बोला गया अगर कोई ट्रेड, बोला गया कोई बिजनेसमैन के पास अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, मैं भी गरीब था, मेरे पास पैसा नहीं है क्लास खोलने का, अगर लेकिन हाँ उसके पास नेटवर्क है, मेरे पास देखो नेटवर्क भी इतना नहीं है लेकिन मेरे पास स्किल्स है, तो मैंने क्या किया, चैनल स्टार्ट किया और मैंने अपना फैबुलस बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लोअर इन्वेस्टमेंट, कन्वीनियंस, भाई आराम बहुत है, आराम बहुत है। आराम मतलब मैं जॉब भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ मैं एक इंस्टीट्यूट में, लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ाता सिर्फ यूट्यूब में, अपना खाया, अपना कमाया, अपना काम किया, अपना सो गया, अपना कहीं घूम गया। कन्वीनियंस है बोला गया, क्योंकि अपना ई बिजनेस है भाई, एक बार रिकॉर्ड करके डाल दो वो 10 महीना चलेगा, 10 साल चल सकता है। बोला गया इंटरनेट ऑफर्स कन्वीनियंस 24/7 365 डे, ठीक है, दिन के 24 घंटे अपने को क्या देता है, ये कन्वीनियंस देता है। साल के 365 दिन क्या देता है, कन्वीनियंस देता है, ठीक है। और ईयर बिजनेस इज गोइंग इन एनी टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल, मतलब मैं वीडियो आज शूट करूं, मैंने कल शेड्यूल डाल दिया, कल वीडियो पोस्ट हो गया और ये फिर लाइव टाइम यूट्यूब पे रहेगा जब तक मैं हटाऊं ना, और आप लोग कभी भी इसे एक्सेस कर सकते हो, 365 डेज साल में कभी भी एक्सेस कर सकते हो। 24 घंटे में कभी भी लेक्चर अटेंड करना, रात के 3 बजे से लेके सुबह के 7 बजे, जब भी पढ़ना है पढ़ना हो, पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता, पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो फोर्थ वाला के स्पीड है, इसमें बहुत ज्यादा स्पीड है, बहुत ज्यादा रफ्तार है। रफ्तार कैसे रफ्तार है, वो रफ्तार नहीं, रफ्तार इधर बोला गया, देखो ये 3 है अपना एडिटर, मच ऑफ द बाइंग, ठीक है, बोला गया मच ऑफ द बाइंग इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इंटरनेट अलाउड एट द वन क्लिक ऑफ माउस, ठीक है, एट द क्लिक ऑफ माउस, मतलब अभी मैंने लेक्चर ये कर लिया, आपने यूट्यूब पे टटाटट डाला है HAC, ठीक है, या 12th स्टैंडर्ड OCM चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, फटाक से 10 वीडियो आ जाएंगे, आपको मेरा ही देखना लेकिन, ठीक है। तो एक क्लिक पे आप लोग हजारों चीजें एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग होता है, ठीक है, स्पीड बहुत ज्यादा है। आप फिजिकल स्टोर में थोड़ी ना एक एक क्लास में जाके लेक्चर अटेंड करोगे, या एक क्लास में उधर तक चलने की मेहनत, उधर बैठना, फिजिकली अटेंड करना, कपड़े पहने, इधर क्या गंजी बनियान पहना, ऐसा बस चबाते चबाते कुरकुरे देख लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्लोबल एक्सेस, भाई ग्लोबल एक्सेस कैसे मिलता है अपने को, मैंने ये लेक्चर ले लिया, अमेरिका भी किसी कॉर्नर में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट अमेरिका में भी होगा, वो देख सकता है ये वीडियो मेरा। इधर क्या लिख के दिया है, इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज, कोई बाउंड्रीज नहीं है इंटरनेट की। फिजिकल अगर मैं क्लास में पढ़ाता तो 4x10 के कमरे में सीमित रहता, उसके बाहर थोड़ी जाएगा। इवन मैंने रिकॉर्ड करके इधर इंटरनेट में पूरी दुनिया एक्सेस कर सकती। बोला क्या,
बोला गया ऑन द वन हैंड इट अलाउज द सेलर एंड एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट। जो सेलर है, सेलर फॉर एग्जांपल मैं अपना ये कोर्स बेच रहा हूँ, मैंने जो रिकॉर्ड किया वही बेच रहा हूँ, तो मैं पूरे दुनिया में ये ग्लोबल मार्केट में बेच सकता हूँ। बोला गया ऑन द अदर हैंड इट ऑफर्स अ फ्रीडम टू बायर टू चूज द प्रोडक्ट फॉर ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और आप लोग भी एज अ स्टूडेंट, सिर्फ मेरा नहीं और भी हजारों इंस्टीट्यूट को किसी का भी कोर्स खरीद सकते हो, वीडियो देख सकते हो, ठीक है, ग्लोबल एक्सेस मिल जाता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोला गया सिक्स, क्या बोलता है अपने को, मूवमेंट टुवर्ड पेपरलेस सोसाइटी। पेपरलेस सोसाइटी, मेरे को पढ़ाने के लिए मैं किताब थोड़ी ऐसा कर रहा हूँ, मैं पीडीएफ बना लिया, फटाफट सब काम हो गया अपना। बोला गया ये भी एडिटर भाई साहब, देखो इधर क्या लिख के दिया गया, यूज ऑफ इंटरनेट बोला गया है कंसिडरेबली, बोला गया रिड्यूस द, अरे बाप रे, रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ पेपर वर्क, थस द रिकॉर्डिंग एंड रेफरिंग सॉरी रेफरेंसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बिकम इजी। ठीक है, तो बोला गया पेपरलेस, वो बोला गया अभी कुछ कुछ स्कूल्स में ऐसा भी होता है, एक टैबलेट दिया जाता है, उसमें बच्चे बुक में, फिजिकल बुक में नहीं लिखते, उसी में लिख के सेव फोल्डर में सेव हो गया, पेपर का काम खत्म। अभी मैंने भी लेक्चर बनाया, मेरे को पेपर मार्कर का जरूरत नहीं पड़ा, मैंने ये ऑनलाइन सेटअप कर रखा है जिससे पेपरलेस चीजें हो गया, तो अपने को पेपरलेस सोसाइटी की तरफ लेके जा रही है। आप लोग भी ये सारा सेव कर सकते हो, ये पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट करूंगा, वो पीडीएफ आ गया, यही पूरा एज इट इज है, पूरा पीडीएफ पढ़ डालो, पूरा चैप्टर याद हो गया अब भी। फिर क्या बोला गया, और इतना याद रखने का, ओसीएम में सिर्फ अपने को हेड पॉइंट्स पढ़ने का, क्या पढ़ने का, हेड पॉइंट्स, और बाकी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वो एक्सप्लेनेशन से अंदर का माल मटेरियल लिख देने का, ये देखो ये अंदर का माल मटेरियल, ये एक्सप्लेनेशन से लिखने का, ये याद करके जाने का, बस हो गया अपना काम। ओसीएम के पेपर में समझ लो आपको एक छोटा सा बुकलेट बनाना है, एक किताब बनाना है, वो पेपर कुछ होगा 28 पेजेस का या जितने ही पेज का हो, लिख दो, फाड़ के लिखो पेपर। मैंने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे को ओसीएम में कुछ नहीं आता था, मैं खाली लिखा पेपर, मेरा सबसे आगे सीटीफाई है। ओसीएम सबसे प्यारा सब्जेक्ट, इसमें कुछ भी लिखो मार्क्स मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है भाई, कैसे मिलता है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड बोला गया फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ ई बिजनेस, दिस सपोर्ट एंश्योर मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट भाई क्या करती है, आपको एक एनवायरमेंट बना के देती है, जैसे यूट्यूब है, अब यूट्यूब इंडिया में चल रहा है, इसका एक एनवायरमेंट बना हुआ है कि भाई जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और लोग भी क्या कर रहे हैं, कंटेंट देख रहे थे, गवर्नमेंट ने सेटअप बना के दिया है। इजी पेमेंट, पेमेंट इजीली हो जाता है, ठीक है, द पेमेंट बोला गया इन ई बिजनेस इज डन बाय क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर एक्सेट्रा, इट इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक मतलब 24 आवर, 24 घंटे। अब मतलब क्या बोला गया, पेमेंट अभी मेरे को दुकान से कोई खरीदना हो सामान, तो मेरे को उस वक्त पेमेंट करना पड़ेगा, कैश लाया नहीं लाया, और मेरे को समझ लो अभी चाहिए, मैं कभी मतलब किसी को अर्जेंटली कोई मर मुराने की हालत में हो, मेरा दोस्त बोला भाई पेमेंट कर दे गौतम, अब थोड़ी जाके उधर कैश दूंगा उसे, इधर जीपे खोला, कट 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 ले भाई पेमेंट चला गया। तो अपने को इजी पेमेंट का भी ये ऑप्शन देता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, एक बार मैं नीचे कर लेता हूँ। ओके, बेनिफिट्स ई बिजनेस के, पहला इजीली फॉर्म हो जाता है, इन्वेस्टमेंट कम लगता है, आराम होता है, कन्वीनियंस, स्पीड, रफ्तार मिलता है अपने को, ग्लोबल एक्सेस, पूरी दुनिया का एक्सेस मिलता है, मूवमेंट टुवर्ड पेपरलेस, पेपर का जरूरत नहीं भाई, ज्यादा हैंड रिटन कॉपी का जरूरत नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, इजी पेमेंट, पैसा ऐसे का लेन देन जल्दी हो जाता है, ज्यादा मगजमारी अपने को फेस नहीं करना पड़ता। चलो आगे बढ़ते, लिमिटेशंस भाई, इसके देखो हम लोग ने फायदे पढ़ दिए, लिमिटेशंस क्या है, नुकसान क्या है ई बिजनेस के, वो भी तो देखना पड़ेगा ना अपने को। माइक भाई साहब आप चालू हो क्या, हाँ चालू है, आगे बढ़ते। बोला गया लैक ऑफ पर्सनल टच, पर्सनल टच नहीं है, मतलब अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे को थोड़ी पता आप लोग कैसे बच्चे हो, या मैं आप लोगों के साथ थोड़ी ना आपको टपली बजा पा रहा हूँ, पर्सनल टच नहीं है इस ई बिजनेस में। बोला गया वन, अच्छा एडिटर, वन कैनॉट बोला गया टच और फील द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को फील। अमेजोन गया, मैं अमेजोन पे मैंने एक मस्त शर्ट ऑर्डर किया अपने लिए, ठीक है, अब मैं शर्ट को थोड़ी ना छू के देख पाऊंगा क्या माल मटेरियल है, तो आने के बाद ही पता चलेगा ना, तो वही बोला गया लैक ऑफ टच, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर, मतलब कस्टमर टू चेक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, वही बोला शर्ट को थोड़ी चेक बिना चेक किए, टच किए थोड़ी चेक कर पाऊंगा क्वालिटी क्या, आने के बाद ही पता चला, तो लैक ऑफ बोला गया पर्सनल टच कम। डिलीवरी टाइम, बोला गया डिलीवरी टाइम, अब वो ऑर्डर कर दिया शर्ट, अब भाई वो कब आएगा, 10 दिन भी लग सकता है, 5 दिन में भी लग सकता है, कुछ कुछ 2 दिन में भी आ जाता है, लेकिन अगर मैं जाऊँ फिजिकल स्टोर पे, अब भी लिया अभी दिया आ गया। तो डिलीवरी टाइम बोला गया द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक टाइम, इन ट्रेडिशनल बिजनेस यू गेट द प्रोडक्ट एज सुन एज यू बाई इट, ठीक है, जैसे ही हम लोग बाई करते हैं अपना ट्रेडिशनल बिजनेस में, मैं गया वहां से, मैंने बोला ले पैसा ला माल दे, हो गया। बट दैट डजंट हैपन इन ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा थोड़ी होता है, ऑनलाइन बिजनेस में भाई आपको पेमेंट कर लो और प्रोडक्ट आता रहेगा।
देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु स्कैम थ्रू द ऑन। अच्छा, सिक्योरिटी इशू भी होता है इसमें भाई, स्कैम भी बहुत लोग करते हैं अपने को, ठीक है, अपने जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं जो स्कैम करते हैं अपने साथ, ठीक है। और मेरा इशारा वैसे तो स्कैमर्स की तरफ ही था और किसी की तरफ नहीं। आगे देखो क्या बोला गया, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्कैम थ्रू ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू बहुत सारे लोग हम लोग को क्या करते हैं, स्कैम करते हैं, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट बताएंगे भाई आईफोन 1 लाख का डायरेक्ट 10 रुपए में ऑर्डर कर लो, फिर बोलता है पहले 5,000 भेज, टैक्स कट रहा है, 10 भेज, ऐसे ही बच्चे भेजते जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि उनका पैसा नहीं कट रहा है, उनका तो बीप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑल्सो इट इज बोला गया इजियर फॉर हैकर टू गेट योर फाइनेंशियल डिटेल। और हैकर्स लोग के लिए भी इजी हो जाता है, कोई आलतू फालतू वेबसाइट में गए, अरे मम्मी, मम्मी बोली अरे हाँ, अरे इधर बकेट बहुत सस्ता मिल रहा है मम्मी। मम्मी बोली ओके, जरा चल पेमेंट डिटेल डालते, खटाखट डाला। मम्मी को थोड़ी पता वो बाजू वाला कौन है, फिर मालूम पड़ा कि अरे वो तो कुछ और ही था, फाइनेंशियल डिटेल मिल गया, बैंक का पासपोर्ट, यूएसए से जो भी ओटीपी मिल गया, खटाखट 10 रुपए के बकेट में 10,000 चला गया। अब बोला गया इट हैज अ फ्यू सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इशू। थोड़ा सिक्योरिटी इशू अपने को देखने को मिलता है इंटरनेट में, पता है ये सब अपने को। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी बोला गया, गवर्नमेंट इंटरफेयर भी करती है। बेनिफिट में हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। देखो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और इसमें लिमिटेशन में पढ़ रहे भाई गवर्नमेंट इंटरफेयर भी करती है। इधर देखो समटाइम्स बोला गया गवर्नमेंट, एक सेकेंड, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग, ठीक है, गवर्नमेंट और ये मॉनिटरिंग अलग है, कैन लीड टू इंटरफेयर इन बिजनेस। गवर्नमेंट मॉनिटर भी कभी कभार करने आ जाती है ना भाई, गवर्नमेंट मतलब कभी ताकजात करती है भाई ये बिजनेस कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, ब्लैक में तो नहीं, कुछ ग्रैमलिंग तो नहीं कर रहा है, जुआ हुआ ये सब, ठीक है। हाई रिस्क, रिस्क भी होता है भाई, क्या रिस्क होता है, हाई रिस्क, और ये इज अलग है। इज इन्वॉल्व एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टीज इन केस ऑफ फ्रॉड, इन केस ऑफ डिफिकल्ट टू टेक लीगल है। मम्मी का एग्जांपल, बकेट ऑर्डर किया था 10 रुपए का, 10,000 बैंक अकाउंट से, किसके पास कंप्लेंट, पुलिस के पास। पुलिस ढूंढते रह जाएगी, वो भाई कहीं और फरार हो जाएगा, ठीक है। तो अपना बोला गया रिस्क इन्वॉल्व हो जाए कि अपना जो पार्टी है ना, वो पार्टी को कहाँ ढूंढने जाएगा, फ्रॉड होगा तो, ठीक है। अभी हम लोग ने लिमिटेशंस भी खत्म कर दिया, फटाफट हम लोग ये टॉपिक खत्म करते जा रहे हैं, कुछ है नहीं इसमें। पर्सनल टच की कमी होती है भाई, छू मतलब अपने क्वालिटी नहीं पता चलती आने का, डिलीवरी टाइम बहुत डिले होता है भाई, सिक्योरिटी इशू होता है भाई, सिक्योरिटी इशू मतलब भाई कभी भी फ्रॉड हो सकता है, स्कैम, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, हाई रिस्क, रिस्क बहुत होता है, किसको ढूंढने जाएगा अगर गलत हो गया तो अपने साथ। अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे आते हैं हम लोग। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत टाइप के होते हैं, बोला गया देखो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट एडिटर और हेल्प ऑफ द इंटरनेट। बोला गया है व्हेन अ कंज्यूमर परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑनलाइन ही शी पेज थ्रू इट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन देखो, मीशो से मैंने क्या किया, शर्ट मंगाया, वो आया, अब मैंने क्या किया, आने जब मैं ऑर्डर कर रहा था तो मैंने उसे पैसा तभी भेज दिया था, ठीक है। मैंने पैसा किसके थ्रू भेजा, ऑनलाइन के थ्रू भेजा, ठीक है, जीपे पे के थ्रू भेज दिया रहेगा मैंने। आगे क्या लिख के दिया, प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट तो भी पढ़ लेते हैं। प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का, द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मूव थ्रू, बोला गया प्री परचेज और सेल्स और एक्चुअल परचेज और सेल्स और डिलीवरी स्टेज। बहुत सारा ये क्या है भाई, प्री परचेज, अमेजोन पे प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, फिर बोलता है भाई अब भी पैसा भर दे, 5 रुपए का डिस्काउंट, 500 रुपए का डिस्काउंट, ले अब भी भर दिया, तू आते रहे, प्री परचेज। सेल पे, ठीक है, सेल पे अब जब भेजा तब। एक्चुअल परचेस करते जब फिजिकल स्टोर पे, तब भी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करते हैं, सेल पे भी करते हैं। और बोला गया डिलीवरी सीओडी, बोला गया कैश ऑन डिलीवरी, डिलीवरी आ गया द्वार पे खड़ा है, आपने जाके पेमेंट किया, फिर पार्सल ले लिया अपना। और बोला गया इन इन्वॉल्व द, बोला गया इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप्स क्या होते हैं, बोला गया रजिस्टर, एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ रहे फटाफट। बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर बाय फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। बोला गया पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है आपको, जब भी जैसे अमेजोन पे पेमेंट करना रहे मुझे, अगर किसी पर्टिकुलर शर्ट का पैसा भेजना रहे तो पहले बैंक को लिंक करूंगा, रजिस्टर अकाउंट अकाउंट खोलूंगा। और बोला गया रजिस्ट्रेशन क्या, बोला गया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का सबसे पहला स्टेप है ऑब्वियसली। और प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करते हैं, इट इज द सेकंड स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसको एज अ एक पॉइंट ऐसा बना दिया, जैसे मैंने एक पॉइंट लिख दिया, इट से लेकर इट इज द सेकंड डाडा, सेकंड से भी लिख दिया व्हेन, ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। मतलब लिखने के तरीके, पेपर में बस बड़ा दिखाना है, राइटिंग बड़ी कर देने का, ये क्या हो गया, राइटिंग बड़ी कर देने का, ओके। अभी आ जाते हैं। और when a customer like a product or service, he or she put the product in the shopping cart and बोला गया place the order। वही बोला गया पहले रजिस्टर अकाउंट बना लिया, फिर प्रोडक्ट ढूंढा, प्रोडक्ट अच्छा हुआ, उसे शॉपिंग कार्ट में डाल दिया और फिर ऑर्डर प्लेस कर दिया।
अब पेमेंट लास्ट में होता है, इट इज द लास्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है, इफ इन द लेंस में भी आ सकता है, पेमेंट इज द लास्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। द बायर हैज टू सिलेक्ट द पेमेंट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। अमेजोन का एग्जांपल खरीदा, अब पेमेंट ऑप्शन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जीपे, यूपीआई, एनएफटी, क्या मन क्या क्या, दिस पेमेंट सिस्टम आर बोला गया सिक्योर्ड विद हाई लेवल इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मतलब आप पेमेंट करोगे तो आपके अलावा और कोई नहीं जान पाएगा, सिक्योरिटी रहते। द फॉलोइंग आर सम वेज इन विच वी कैन मेक दिस पेमेंट, और बोला गया यही सारे बोला गया पेमेंट करने के प्रोसीजर्स है। और आगे क्या पढ़ते हैं, कैश ऑन डिलीवरी में भी पेमेंट होता है, आगे पढ़ते हैं कैश ऑन डिलीवरी। इन द टाइप ऑफ द पेमेंट द बायर पे व्हेन ही और शी रिसीव द प्रोडक्ट, पार्सल दरवाजे पे आगे टिंग टोंग पार्सल आ गया अमेजोन का, ठीक है भाई, तो तब स्कैनर लाओ, ले स्कैन कर दिया। द पेमेंट इज मेड ऑन बोला गया डोर स्टेप, दरवाजे पे होता है। अब चेक से भी पेमेंट होता है। इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट द बायर एंड द बायर सेंड्स अ चेक टू द सेलर एंड द सेलर सेंड द प्रोडक्ट आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ चेक। मैंने चेक भेज दिया भाई, मेरे पास मैंने चेक पोस्ट के द्वारा भेजा, और चेक सामने वाली पार्टी को बोला, बैंक में डिपॉजिट किया, अरे पैसा आ गया, चलो चेक प्रॉपर था, ले भाई प्रोडक्ट यहाँ से डिलीवर हो गया, ये हो गया। नेट बैंकिंग ट्रांसफर क्या होता है, एनएफटी ये सब होता है, ठीक है, काइंड ऑफ जीपे करते हैं हम लोग, काइंड ऑफ उसी को बोल सकते हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट द बोला गया पेमेंट इज ट्रांसफर फ्रॉम द बायर अकाउंट टू द सेलर अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मेरे से कोर्स खरीद रहे हो, ठीक है, तो मेरा वेबसाइट पे मेरा कोर्स है, आप लोगों ने अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन किया, आपके अकाउंट से कटा पैसा और मेरे अकाउंट पे आ गया। आफ्टर बोला गया पेमेंट इज रिसीव बाय द सेलर डिस्पैच द गुड्स टू द बायर, जैसे मेरे अकाउंट में पेमेंट आएगा आपको एक्सेस उस कोर्स का मिल जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया क्रेडिट और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे भी मिलता है और डेबिट कार्ड पे भी मिलता है। द बायर मेक पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एंड अमाउंट गेट डिडक्टेड फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट। शॉपिंग मॉल में देखियो एक स्कैन करने वाला रहता है, अमाउंट डालती है वो दीदी सामने वाली, बोली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सर, लो भाई सर ने डेबिट कार्ड निकाला, ऐसा स्कैन कर दिया, क्रेडिट कार्ड निकाला, ऐसा स्वाइप किया, स्कैन नहीं स्वाइप किया, और अमाउंट ऑटोमेटिकली कस्टमर्स अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। डेबिट कार्ड, हाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पॉपुलरली नोन एज प्लास्टिक मनी, ठीक है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं। अब डिजिटल कैश क्या होता है, बिटकॉइन सुना होगा आपने, है ना, बिटकॉइन सुना होगा ना, ये सब। तो बोला गया डिजिटल कैश इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस, जो रियलिटी में नहीं, साइबर स्पेस इंटरनेट में ही एग्जिस्ट करती है। और बोला गया इट हैज नो रियल फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं हो, उस पर अपने को टकलू बाबा नहीं देखने को मिलेगा। बोलेगा बट ऑफर्स द एबिलिटी टू यूज रियल करेंसी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, बट वो अपने को एबिलिटी देता है कि हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अपना पेमेंट करें, ठीक है, बिटकॉइन से पेमेंट किया, ये सब मतलब वो पैसा सिर्फ इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, जैसे पॉप कॉइन्स होते हैं पॉप यूपीआई में, ठीक है, और कुछ आपको कुछ रेफरल समथिंग मिल जाता है जो सिर्फ उसी वेबसाइट में रहता है, ये आपको फिजिकल इसकी प्रॉपर्टीज नहीं देखना मिलता, ठीक है। ये सब हो गया अपना। अभी ये जो हम लोग ने पहला ये वाला टॉपिक पढ़ा ना, ये वाला, ये पेमेंट का, पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का, ठीक है, ये एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पे ज्यादा ध्यान मत देना। लेकिन हाँ ये जो हम लोग ने पहला पढ़ा, ये लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। ये इतना ही पढ़ के भी लिख दोगे अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा, थोड़ा मन से ऐड भी कर देना भाई, ठीक है। और ये बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस पढ़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इधर भी मैंने लिख दिया। और क्या पढ़ा हम लोग ने, B2C पढ़ा, ठीक है, B2B सबसे रिश्ता बना रहा था, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी पढ़ लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, पेमेंट का इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं, धीरे 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 प्यार को बढ़ाना है, हद से चलो आ गया, हद से नहीं गुजरना है अपने को। हाँ, आउटसोर्सिंग बोला गया, आउटसोर्सिंग, माइक भाई साहब आप ऑन होके, इसका चार्जिंग कम। आउटसोर्सिंग बोला गया क्या होता है, आउटसोर्सिंग इज बोला गया, आउटसोर्सिंग एडिटर, आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन और एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी स्पेशलाइज्ड एजेंसी टू। आउटसोर्सिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस था, मेरा बिजनेस क्या, मेरा ये बिजनेस है मेरे यूट्यूब का ही है। अब मेरे को इसमें ना, जैसे ये पीडीएफ मेरे एडिटर भाई साहब ने बनाया, तो मैंने अपना पीडीएफ बनाने का काम किसी, मैंने बस उसे जो टेक्स्ट बुक का मार्किंग दे दिया, उसने मेरे को पीडीएफ फॉर्मेट में बना के दे दिया। तो ये किसका था, मिस्टर जी गौतम गुप्ता का, जी सर का था। तो इन्होंने किससे किया, सुशांत गिरी भाई साहब से कराया। ये बाय द वे मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, ठीक है, मेरा प्रिय मित्र भी है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, ये बिजनेस एंटिटी ने क्या किया, अपना काम किसी बाहर वाली एजेंसी से कराया, स्पेशलाइज्ड एजेंसी से कराया, मैंने स्पेशलाइज्ड एजेंसी सुशांत गिरी से कराया। तो जब एक बिजनेस फंक्शन करता है और एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी टू
स्पेसिफिक एजेंसी, मैंने जब अपना पीडीएफ बनाने इसको दिया ना, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आउटसोर्सिंग। ये क्या हो गया, आउटसोर्सिंग किया मैंने, अपना काम एक स्पेशलाइज्ड बंदे को दिया जिसने मेरा ये काम करके दिया, तो आउटसोर्सिंग। अब मीनिंग और कंसेप्ट क्या होता है, आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सम बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी। कोई बिजनेस फंक्शन को, जैसे मेरा बिजनेस फंक्शन पीडीएफ बनाना था, ये मैंने क्या किया, टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी सुशांत गिरी को दे दिया, ठीक है। तो ये क्या था, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी था। और बिजनेस फंक्शन जब बोला गया, एक आउटसोर्सिंग का एक प्रोसेस है, कॉन्ट्रैक्ट जिसमें होता है एक बिजनेस फंक्शन को स्पेशल एजेंसी के द्वारा, स्पेशलाइज्ड है, ओके। द कंपनी बेनिफिट इन टू वेज, और कंपनी का क्या होता है, दो, मतलब जो जीजी सर है, जो मैं हूँ, मेरा फायदा इसमें दो तरीके से होगा। क्या तरीका होगा, इट रिड्यूस इट्स ओन कॉस्ट, मतलब मेरा टाइम बचेगा, ठीक है, मेरा टाइम बचेगा, मैं दूसरी चीज पे ध्यान दे पाऊंगा, और मेरा जो दूसरा खर्चा होगा वो बचेगा, क्योंकि वो उसके पास में भी और अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे और अच्छे टूल्स होंगे, अच्छा जानकारी होगा जो उससे एक्सेस करेगा, रिड्यूस, मेरा काम कम कर देगा, रिड्यूस। इट यूजेस द एक्सपर्टीज ऑफ द फर्म विच स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उस बंदे का एक्सपर्टीज, सुशांत का एक्सपर्टीज, मतलब वो जिस चीज में एक्सपीरियंस है, जो बाय द वे वो एक एमबीए वाला बंदा है, उससे प्रेजेंटेशन बनाने बहुत अच्छे से आते हैं, तो मैंने उसका एक्सपर्टीज यूज किया, ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशन यूज किया, ताकि मेरा एक काइंड ऑफ सर्विस कंप्लीट हो सके। तो मेरा दो फायदा हुआ, ठीक है, एक तो मेरा कॉस्ट रिड्यूस हुआ, और मेरे को एक एक्सपर्ट सर्विस मिल गया, ठीक है, ये चीज था। और बोला गया एग्जाम्पल ऑफ आउटसोर्सिंग, बोला गया एस्टेब्लिशमेंट और सच अ शॉप, मॉल, शॉपिंग हाउस, ऑफिस एक्सेट्रा, ठीक है, मतलब जो हाउस वाउस एस्टेब्लिश, इंटीरियर डिजाइन, ये सब ले सकते हैं हम लोग। आगे पढ़ते हैं, एडवांटेज क्या है, ठीक है, आउटसोर्सिंग क्या होता है, हम लोग ने इस एक पेज में देखा, आउटसोर्सिंग, ये पढ़ लेना, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आउटसोर्सिंग का मीनिंग, इंट्रोडक्शन, ये पढ़ लेना। बाकी ये दो पॉइंट एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लोगे तो अच्छा है, क्योंकि जितना बड़ा लिखोगे उतना ज्यादा बड़ा मार्क्स भी मिलेगा। माइक भाई साहब बंद हो गया, नहीं चालू है। ओके, एडवांटेज क्या है ऑफ आउटसोर्सिंग का, एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज है इसका, ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड आल्सो सेव टाइम, एंड बोला गया एफर्ट ऑफ द और ट्रेनिंग कॉस्ट। अभी देखो मेरे को क्या करना है, अभी जैसे सुशांत को ये चीज आती है बनाना, अब मैं किसी और को बोलता, उसे मेरे को ट्रेन करना आता, भाई पीडीएफ ऐसा बनाता है, ये सब उसमें मगजमारी, इतना कॉस्ट लगता था, तो वो मेरा बच गया, मैंने खाली उसको बोला, और इन रिटर्न जो भी ट्रांजेक्शन। और तू क्या बोला गया, स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट, क्या एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है, और एक्सपोर्ट बढ़ाता है। बोला गया आउटसोर्सिंग स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करता है, मेरे को क्या एक अंदर एंटरप्रेन्योर बनाता है मेरे अंदर, और एक मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्या कर सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ, दूसरे लोगों को बोला मेरा एक काम कर दे तो पैसा ले लेना। एंड एक्सपोर्ट इन कंट्री, और दुनिया अपने कंट्री में क्या बढ़ाता है, एक्सपोर्ट बढ़ाता है, मतलब कभी कभार बड़े बड़े बिजनेस क्या करते हैं, विदेश वाले जो एक्सपर्टीज वाले बंदे रहते हैं उनसे काम कराते हैं। दूसरा क्या, लो मैन पावर कॉस्ट, ठीक है, ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता, ज्यादा मेहनत नहीं लगती, द मैन पावर, भाई एडिटर सुशांत साहब, द मैन पावर बोला गया कॉस्ट इज मच लोअर देन दैट ऑफ द होस्ट कंपनी। अब जैसे मैं ये बनाने बैठता तो हो सकता है बहुत ज्यादा मैं वीडियो शूट करूँ, वो करूँ, इसमें मेरा बहुत ज्यादा कॉस्ट और बहुत ज्यादा मेहनत इन्वॉल्व होता, लेकिन मैंने ये दूसरे को दे दिया, और इन सम अमाउंट, छोटा मोटा अमाउंट डिसाइड करके उसे बोल दिया इतना दे दूंगा, इतने में काम कर दे, तो मेरा क्या हुआ, लो मैन पावर, मेहनत भी कम लगा, पैसा भी कम लगा, ठीक है, लो मैन पावर कॉस्ट। अब फोर्थ वाला, एंड एक्सेस टू प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विस, ठीक है, अपने को एक्सेस मिल गया प्रोफेशनल और एक्सपर्ट और हाई क्वालिटी, अब वो बंदा प्रोफेशनल है, हाई क्वालिटी है, ठीक है, मेरे से ज्यादा पीडीएफ के बारे में जानता होगा, तो मेरे को क्या मिला, एक प्रोफेशनल बंदा मिल गया, एक्सपर्टीज मिल गई आउटसोर्सिंग के द्वारा। अगर मैं बनाता हो सकता है पीडीएफ थोड़ा अजीब बनता। बोला गया मोस्टली, मैं पीडीएफ अजीब नहीं बनाता, अच्छा ही बनाता, बस टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं आउटसोर्सिंग करा। बोला गया मोस्टली द टास्क आर गिवन टू द पीपल हु आर स्किल्ड इन पर्टिकुलर फील्ड, मैं उसी को देता है भाई जो स्किल्ड पर्सन हो उस पर्टिकुलर फील्ड में, पीडीएफ बनाने में जो बंदा बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, तो मैंने उसको दिया भाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्किल्ड बंदा है, ठीक है। दिस प्रोवाइड अस विद अ बेटर लेवल ऑफ सर्विस एंड फ्यूअर चेंजेस ऑफ एरर, और ये अपने को क्या प्रोवाइड करता है, बोला गया बेटर लेवल ऑफ सर्विस, अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है, बोला गया एरर्स अपने हटा देता है। पांचवा क्या है, एम्फेसिस ऑन, बोला गया कोर प्रोसेस रेदर देन सपोर्टिंग वंस, ठीक है, ये बोला गया है कि सपोर्ट करता है कोर, मेन प्रोसेस को सपोर्ट ज्यादा करता है, सपोर्टिंग आजू बाजू वाले साइड रोलर्स को इधर पढ़ते हैं, लेकिन क्या है वो, with its help company can focus on the core area। अभी जैसे मेरा वीडियो शूटिंग करना, वीडियो अपलोड करना मेरा कोर काम है, ये सब बनाना साइड काम है,
तो इसमें मैंने क्या किया, साइड काम दूसरों को दे दिया और मैं अपना फोकस लेक्चर्स में दे पा रहा हूँ, विच लीड्स टू द बेटर प्रॉफिट। अभी मैं ये वीडियो अच्छे से फ्री माइंडेड शेयर करूंगा, टेंशन नहीं रहेगा, पीडीएफ बनाना है तो मैं ज्यादा अच्छा सर्विस दे पाऊंगा एंड इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और अपने वीडियो क्वालिटी भी बढ़ाता रहूंगा और अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी भी क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये बोला गया एम्फेसिस ऑन कोर प्रोसेस रेदर देन सपोर्टिंग। सिक्स क्या बोला गया, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड आर रिड्यूस, इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। अब मेरे पास उतने में भी टूल्स ना हो, जिसके पास जितना उतना उसके पास टूल्स हो, उसके पास में भी स्पेसिफिक टूल्स हो ये सब चीज काम करने के लिए। ठीक है, तो बोला गया अभी द ऑर्गेनाइजेशन कैन सेव ऑन इन्वेस्टिंग इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक पर्टिकुलर मुझे क्या करना है, अगर मेरे को गेम बनाना है, अब मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने किसी पर्टिकुलर वेब डेवलपर या किसी कोडर को दे दिया मेरा गेम, अब वो कोडर के पास तो उतनी टेक्नोलॉजी होगी, अगर मेरे को बनाना है, मेरे को कंप्यूटर ग्राफिक कार्ड दुनियादारी खरीदनी पड़ती है, लेकिन मैंने उसको काम दे दिया और पैसा डिसाइड, तो उसके पास जो टेक्नोलॉजी थी वो मुझे मिल गई। ठीक है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट बच गया। ठीक है, बोला गया सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बोला गया एंड लेट द आउटसोर्स पार्टनर हैंडल द एंटायर। अब मैंने उसे काम दे दिया, गेम बना, ये सब बना, उसने सारा, पार्टनर ने क्या किया, सारा हैंडल किया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनाना था। अब बोला गया इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब ये क्या करता है, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। बोला गया देयर इज, ठीक है, अलग, देयर इज एन इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन वन कोर एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, उसमें एक एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। बोला गया नॉन कोर एरिया इंक्रीज, नॉन कोर एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो, जब मेरा नॉन कोर एरिया मतलब जो मेरा मेन काम है, मेरा मेन काम है वीडियो लेक्चर शूट करना, अपलोड करना, तो अगर मैं ये आउटसोर्सिंग करूँ, मैं दूसरों को अपना दुनियादारी का एडिटिंग का काम दे दूँ, तो मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे जो नॉन कोर एरिया है, मतलब मैं एडिट करता था, वीडियो पढ़ाता था, मैं दूसरे और भी चीज कर पाऊंगा, व्लॉग बना पाऊंगा, ये सब चीज। नॉलेज शेयरिंग, और बोला गया आउटसोर्सिंग अनेबल द नॉलेज, अनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर नॉलेज। ये क्या करता है, नॉलेज शेयर करता है। ठीक है, मतलब जैसे आउटसोर्सिंग के लिए जो सामने वाला बंदा है वो मेरे साथ अपनी नॉलेज शेयर करेगा, मैं शेयर करूंगा। बेस्ट प्रैक्टिस करता है with each other, it helps develop both the companies and boost goodwill in the industry। दोनों कंपनीज, आउटसोर्सर जो रहेगा पार्टनर, उसको भी हेल्प करेगा, मुझे भी हेल्प करेगा, और मेरा गुडविल बढ़ाएगा कि भाई ये कंपनी बहुत सारी चीज करती है, मैं एडिटिंग के लिए उसको पकड़ लूँ, मैं अपलोडिंग के लिए उसको पकड़ लूँ, शूटिंग के लिए उसको पकड़ लूँ, मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ मल्टीपल लोगों को हायर करके, तो इससे मेरा गुडविल बढ़ेगा। इससे क्या बोला गया, नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, अभी आगे से रीशूट कर रहा हूँ ये वाला पार्ट। सो हम लोगों का एडवांटेजेस कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग डिसएडवांटेज की तरफ जाएंगे। एक बार खाली एक रिकैप कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग क्या था, बोला गया ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज, कॉस्ट एडवांटेज मिलता है भाई, अपने को ज्यादा इन्वेस्टमेंट ये सब नहीं करना पड़ता था। स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड बोला गया एक्सपोर्ट, मतलब क्या करता है, ट्रांजेक्शन बढ़ाता है। इनकेस में कोई दूसरे बाहर के एक्सपर्ट बंदे को हायर कर रहा हो अपना काम करने के लिए, आउटसोर्सिंग के लिए, तो एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, एंड सेकेंडली मेरे अंदर क्या कर रहा है, एक एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड कर रहा है। और क्या लिख के दिया गया इधर, लो मैन पावर कॉस्ट। ठीक है, अब मैं खुद बनाता, इन्वेस्टमेंट लगता, खर्चा लगता, टाइम लगता, मैंने दूसरे को दे दिया। ठीक है, लो मैन पावर कॉस्ट भी कम लग गया, मैन पावर भी कम लग गया। अब बोला गया एक्सेस टू, बोला गया प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विस। अपने को एक्सेस मिल गया कि हम लोग प्रोफेशनल और हाई क्वालिटी सर्विस, मतलब एक एक्सपर्ट बंदे से काम करा सके। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैंने अपने एक फ्रेंड को दिया था बनाने ये, ठीक है, जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपर्ट है। फिफ्थ, बोला गया एम्फेसिस ऑन द कोर प्रोसेस रेदर देन सपोर्टिंग वन। अभी जैसे मेरा काम मैंने बताया था तुम लोग को, एग्जांपल वापस से मैं बता रहा हूँ, मेरा काम है वीडियो शूट करना, लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करना। अब पीडीएफ बनाना मेरा एक हो गया, एक एडिट हो गया। अगर ये मैं करने जाऊंगा तो मेरा कहीं ना कहीं जो मेन काम है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए अगर मैं आउटसोर्सिंग कराता हूँ तो मैं दोनों काम बाहर वाले बंदों को दे देता, और ये मैं खुद अपना जो मेरा कोर काम है मैं उस पर क्या कर सकता हूँ, एम्फेसिस फोकस कर सकता हूँ रेदर देन सपोर्टिंग अपना एडिट और पीडीएफ वाला। सिक्स पॉइंट बोल रहा था इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट आर रिड्यूस। ठीक है, अब मैं पीडीएफ या एडिट करूँ, मेरे को अच्छा सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, ये सब चाहिए रहेगा। इसलिए अगर मैं दूसरे को ये आउटसोर्स कर दूँ, ठीक है, दूसरे को बोल दूँ भाई मेरा ये बना के दे दो, मेरे को वो बना के देगा, तो अपने टूल्स एंड इक्विपमेंट चूज करेगा एक्सपर्ट, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा इसके ऊपर। हाँ, इसको जो फी चार्ज करूंगा मिनिमल जो रहेगा वो कर दूंगा, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट बोला गया, रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाता है। आगे क्या बोला गया, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब ये एफिशिएंसी बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बता रहा है। ठीक है, ये दूसरा कोई काम कर रहा है एडिटिंग पीडीएफ, और बोला गया वीडियो एडिटिंग, मैं खाली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा काम क्या हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। मेरा ध्यान कहीं और नहीं है, मेरा ध्यान सिर्फ वीडियो शूट करने में है, आप लोगों को अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताने में है, तो मैं फोकस ढूंढ रहूंगा ज्यादा, तो इससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
बोला गया नॉलेज शेयरिंग बोला गया अभी देखो ये वाला आउटसोर्सिंग वाला बंदा है और ये मैं हूँ, ठीक है। अब हम दोनों अपना नॉलेज ये मेरे से शेयर करेगा, मैं इससे शेयर करूंगा, नॉलेज एक्सपांड होता है, ठीक है। सो लेट्स मूव विद आवर मेन टॉपिक। अभी आज हम लोग डिसएडवांटेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग ने वो तो मैंने आप लोगों को कल ही पूरा क्लियरिफाई किया था, ठीक है। लेक्चर आई थिंक ज्यादा लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा कि फटाफट खत्म करूं। ओके, डिसएडवांटेज बोला गया, नुकसान क्या है आउटसोर्सिंग के, लिमिटेशन क्या है आउटसोर्सिंग के, ठीक है। डिसएडवांटेज और लिमिटेशन दोनों एक ही चीज है, तो क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा इसके, ठीक है। मैं अपने उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मार्क कर लूंगा। अब इधर क्या लिख के दिया गया, बोला गया लैक ऑफ कस्टमर फोकस, ठीक है। कस्टमर फोकस का बोला गया कमी होता है। इधर क्या लिख के गया, एन आउटसोर्स बोला गया वेंडर मे बी कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एट अ सेम टाइम। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये जो बोला कि ये पीडीएफ वाला काम हो गया, ये एडिटिंग वाला काम हो गया, अगर ये मैं किसी बाहर वाले बंदे को दूंगा तो मैं थोड़ी ना अकेला दिया रहूंगा, और भी लोग दिए रहेंगे, ठीक है। ऐसे उसको एक पर्टिकुलर जैसे फॉर एग्जांपल सुशांत को मैंने दिया ये वाला काम, हो सकता है उसे और भी काम हो, दूसरे लोग भी यूट्यूबर्स और काम दे, दूसरे वेब डेवलपर्स उससे और काम दे, ठीक है। तो वही बोला गया कि इसके पास ना क्या बोला गया, आउटसोर्स वेंडर जो रहेगा ना, ये जो अपना आउटसोर्स वेंडर मतलब बाहर वाला व्यक्ति, मे बी कैटरिंग द नीड्स ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या कर रहा होगा, कैटरिंग ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का नीड्स फुलफिल कर रहा होगा, जैसे मेरा कर रहा है। At the same time, in such situation, he may lack complete focus on individual organization। और हो सकता है कि अगर उसके पास ज्यादा वर्कलोड आ गया दूसरे कामों का भी, तो हो सकता है मेरे काम पे या उन लोगों के काम पे वो थोड़ा कम फोकस करे। बोला गया एज अ रिजल्ट द ऑर्गेनाइजेशन में सफर, ये एक ही वर्ड है। तो हो सकता है कि इसके कारण सारे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ सफर करना पड़ेगा, मे भी हो सकता है कुछ ना कुछ हम लोग को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, ठीक है। सो आगे बढ़ते, ये मैं रफ कर देता हूँ। हाँ, ओके, थोड़ा थिकनेस इतना काफी होगा, छोड़ो। फिर क्या बोला गया, सेकंड क्या बोला गया, अ थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। बोला गया कि खतरा होता है, सिक्योरिटी इसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाती है कहीं ना कहीं। कैसे होती है, बोला गया द, ये अलग अलग है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो कॉन्फिडेंशियल मतलब जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन रहता है, द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लीक टू द थर्ड पार्टी, सो देर आर सिक्योरिटी इश्यूज। और फॉर एग्जाम्पल मैंने ये काम जैसे पीडीएफ बनाने का काम दिया, अब मैं पीडीएफ में अपने खुद के नोट्स दे दूंगा, ठीक है। अब मैं खुद का नोट्स दूंगा ना, और बोला गया पीडीएफ बनाना और एडिटिंग का काम दिया तो मैं खुद का वीडियो दूंगा, उसमें मेरे आइडियाज होंगे। लेकिन वो मैं किसी और को दूंगा तो मेरे सारे आइडियाज वो क्या करेगा, हो सकता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को बता दे। तो इसलिए क्या बोला गया, थ्रेट रहता है, किसको थ्रेट रहता है, सिक्योरिटी को भी, और थ्रेट रहता है अपने पर्टिकुलर थर्ड पार्टी क्या कर सकता है, वो अपना सारा जो आइडिया है दूसरे कंपनी को दे सकता है, इवन तो अपना वीडियो या अपना स्टडी मटेरियल भी दे सकता है, ठीक है। अभी क्या बोला गया है, डिससेटिस्फैक्ट्री, इधर 3 नंबर नहीं लिख के दिया गया, ठीक है, इधर कर लेते हैं। डिससेटिस्फैक्ट्री सर्विस बोला गया, सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम एरियाज विद द आउटसोर्सिंग इंक्लूड स्ट्रेच डिलीवरी टाइम एंड बोला गया सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। बोला गया क्वालिटी में कभी कभार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, डिलीवरी टाइम में कभी कभार आउटसोर्सिंग में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये पीडीएफ ही बनाने दे दिया, ठीक है, अब ठीक है ये तो मेरा फ्रेंड है, मैं इसको बोलूंगा मुझे टाइम पे दे देगा, लेकिन कोई और बाहर वाला रहता, ठीक है, और उसको मैं बोलता कि भाई मुझे नीड है, मुझे विद इन क्या चाहिए, 2 आवर्स ये चाहिए, तो थोड़ी बना के देगा, तो मुझे डिलीवरी में टाइम लगा। और वो 2 आवर्स में बना के भी दे देगा मुझे, तो मेरा फ्रेंड क्या मेरा अपना काम सोच के बनाएगा, लेकिन वो बाहर वाला क्या करेगा, वो तो उसके लिए तो काम है फटाफट किया, तो हो सकता है मुझे क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, डिलीवरी टाइम से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, ठीक है। तो ये बोला गया डिससेटिस्फैक्टरी सर्विस, ठीक है। इधर मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, समझ लो कि मैं बिजनेस हूँ और मैं आउटसोर्सिंग करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये बेस्ट एग्जांपल ये सूट कर रहा है, मैं दूसरा क्या दूंगा। और क्या बोला गया, फिर बोला गया एथिकल इश्यूज भी आ जाते हैं, एथिकल मतलब सही और गलत। बोला गया द मेजर एथिकल इशू इज, बोला गया टेकिंग अवे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम वंस ओन कंट्री when the function is outsourced to company from the other country। मतलब एथिकल क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी इंडिया में है, अब मैंने क्या किया, मैंने किसी फॉरेन वाले बंदे को अपना काम दे दिया, तो हो सकता था मैं अपना इंडिया का काम इंडिया वाले बंदे को दे सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, वो नहीं किया, मैंने फॉरेन को दे दिया, तो एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर हो गया। तो ये एथिकल इशू इसके कारण आते हैं, ठीक है। इधर लिख के भी वही दिया है, द मेजर एथिकल इशू टेकिंग अवे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम वंस ओन कंट्री। अगर मैंने अपने खुद के कंट्री से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उठा के इसको दे दी तो गलत किया मैंने, ठीक है। तो एथिकल इशू ये आती है। और बोला गया अदर डिसएडवांटेज क्या है, बोला गया मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट का भी मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई एक वीडियो एडिट कर दो या एक पीडीएफ बना दो, इतना मनी कुछ समथिंग मिल जाएगा, और उन लोग ने कुछ और सुना, मैंने कुछ और बोला, ठीक है, तो हो सकता है मतलब बोला वर्बल कॉन्ट्रैक्ट में ये सब इश्यूज आते हैं, ठीक है। और क्या बोला गया, ये ऐसा क्यों हो रहा है, भभक क्यों रहा है, मुझे खुद नहीं पता, सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्या है, बोला गया लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन इश्यूज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। और क्या बोला गया, पुअर क्वालिटी एंड डिले सर्विस भी कभी कभार, वही हम लोग ने पढ़ा था जो इधर, ठीक है, कि इस पे डिलीवरी टाइम और स्टैंडर्ड क्वालिटी अपने को नहीं मिलता, ठीक है, तो यही चीज है। सिंपल था ये, खाली अपने को 5 याद करना और फटाफट लिख देना। मैं बोला ना, हेड पॉइंट्स याद करो और अंदर का माल मटेरियल खुद से एडजस्ट करो, खाली मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ लो, ठीक है। सो लेट्स मूव विद फर्दर टॉपिक। अभी जो भी अपना टॉपिक है वो हम लोग क्लियर करते रहेंगे। एक सेकंड में जरा देख लूं कि मेरा माइक चल रहा है, क्या चल रहा है माइक, ठीक है। अभी इधर क्या लिख के दिया गया है, बिजनेस प्रोसेस एंड आउटसोर्सिंग। अभी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, बीपीओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीपीओ होता है एक, ठीक है, केपीओ होता है, ये दोनों में डिस्टिंग्विश आता है हर बार, ये पढ़ लेना। बीपीओ पढ़ते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बोला गया है बीपीओ रिफर्स टू, थोड़ा जूम कर दूं, बोला गया है बीपीओ रिफर्स टू द आउटसोर्सिंग ऑफ, बोला गया फेरिफेरियल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू, बोला गया एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज कॉस्ट, ये सब मिक्स हो गया, ध्यान से देखना, एंड टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, बस इधर उधर मैंने लाइंस पिकअप किए जो इंपॉर्टेंट है। इवन तो आप ये सारा चीज एग्जाम में भी लिखो, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ से ही सिर्फ आप पढ़ लो जो मेरा बनाया गया है, ठीक है। ये पीडीएफ आउटसोर्स मैंने भले कि आउटसोर्स नहीं किया, मैंने अपने लोगों को बनाने दिया है, लेकिन इसके जो नोट्स है वो मेरे ही द्वारा लिखे गए, वो भी विद इन टेक्स्ट बुक में से ही है आपके, ठीक है, बाहर का कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला गया है कि बीपीओ क्या होता है, एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और क्या लिख के दिया गया है, ये क्या करता है, आउटसोर्स करता है फेरिफेरियल एक्टिविटी। फेरिफेरियल एक्टिविटी, मेरा काम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा काम वीडियो शूट करना, लेक्चर बनाना है। पीडीएफ बनाना, ये फेरिफेरियल एक्टिविटी। वीडियो एडिट करना, ये फेरिफेरियल एक्टिविटी है, ठीक है, ये बाहर की चीज है, ठीक है। तो ये बोला गया, ये फेरिफेरियल एक्टिविटी को मैं क्या कर दूंगा, आउटसोर्स कर दूंगा। आउटसोर्स कर दूंगा मतलब किसी और को दे दूंगा, ठीक है। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ये किसी और को, समझ लो गिरी एंटरप्राइजेस, ठीक है, अपने फ्रेंड जिसने बना के दिया उसको दे दूंगा, ताकि मेरा क्या हो जाए, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, मैं इधर अपना वीडियो पे ध्यान दे सकूं, ज्यादा पैसा इसमें खर्चा ना करूं, ठीक है, ज्यादा पैसा खर्चा ना करूं। एंड सेकेंडली क्या बचे, मेरा टाइम भी बचे, ठीक है, मेरा टाइम भी बचे। और क्या लिख के दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर केयर सेंटर ऑफ वेरियस बैंक सर्विस प्रोवाइडर। अब फॉर एग्जांपल आपको कभी सर्विस कॉल आता है, भाई क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, कोटक बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड का कॉल आ रहा है, ये ले लो, लेकिन कोई थर्ड पार्टी कॉल कर रहा है, तो बैंक ऐसी करती है, वो आउटसोर्स कराती है अपना क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए दूसरे कंपनीज को, दूसरे कॉल सेंटर्स को, ठीक है। आगे करते हैं हम लोग, ये जरा मैं रफ कर दे रहा हूँ। अरे हाँ, एडवांटेजेस ऑफ बीपीओ क्या है, एडवांटेज क्या होता है भाई इसके, ये भी देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ बीपीओ, एडवांटेजेस ऑफ बीपीओ, ठीक है। ये क्या है, पहला बोला गया प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होता है भाई बिजनेस प्रोसेस में। अब देखो बीपीओ का फुल फॉर्म हम लोग ने अभी देखा था, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो बिजनेस प्रोसेस में जब आउटसोर्सिंग करते हैं तो हम लोग को पता है आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट मिल रहा है। भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं इतना उतना ध्यान नहीं दे पाऊंगा, दूसरा कोई करके देगा शांति से। अभी भी मैंने 2-3 पीडीएफ बनाने बाहर दिए, वो लोग बना रहे होंगे, मैं अपना यहाँ काम कर रहा हूँ। इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी मेरी बढ़ रही है, मतलब वो लोग अच्छे से बनाएंगे। एजुकेटेड और स्किल पीपल परफॉर्म द टास्क एफिशिएंटली एंड थस इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। मैं बोला गया, मैं एजुकेटेड और स्किल लोगों को ही हायर कर रहा हूँ, उन लोगों को ही पीडीएफ बनाने का काम दूंगा या उन लोगों को ही एडिटिंग का भी काम दूंगा, तो वो लोग से क्या होगा, मेरा ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हो सकता है मैं इन सेक्टर्स में इतना एफिशिएंट ना रहूं, लेकिन ये स्किल्ड और एजुकेटेड लोग होंगे तो मेरी प्रोडक्टिविटी इसके कारण बढ़ जाएगी। तो पहला हम लोग ने एडवांटेज पढ़ लिया बीपीओ का। दूसरा क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन, बीपीओ अनेबल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर रिसोर्सेज। स्कैर रिसोर्सेज मतलब मेरे पास सिर्फ एक टेक्स्ट बुक है, अब वो टेक्स्ट बुक में मैंने नोट मार्क करके दे दिया और उन लोग को या तो बस सिखा दिया या तो उन लोगों को खुद आता था बनाने। तो अभी मैंने खाली ये स्कैर्स था, मेरे पास सिर्फ नोट्स के नाम पे क्या था, टेक्स्ट बुक था, लेकिन फिर बाद में मुझे ये पीडीएफ ऐसा बनाना था, मैंने क्या किया, आउटसोर्स करा दिया। तो उन लोगों ने इस टेक्स्ट बुक को क्या किया, एक सुंदर पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे दिया, जिसके द्वारा मैं आपको पढ़ा पाऊँ। तो इससे क्या हुआ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ इस टेक्स्ट बुक का, इस नोट्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ एक पीडीएफ के माध्यम से, और मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इससे वीडियो के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ।
और क्या आगे लिख के दिया गया है, बोला गया है रिड्यूस इन कॉस्ट, ठीक है, रिडक्शन इन कॉस्ट, सॉरी, बीपीओ इज नॉट ओनली हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट बट ऑल्सो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज रेवेन्यू। देखो ये रिडक्शन इन कॉस्ट, अभी मैं अगर पीडीएफ बनाने बैठता, इतना लंबा पीडीएफ बनाने में मिनिमम आई थिंक सो 1 to 2 आवर्स तो मुझे भी लगेंगे ही, ठीक है, उन लोगों को जितने भी कम लगे हो सकता है, लेकिन मुझे भी 1 to 2 आवर्स लगेंगे, लेकिन 1 to 2 आवर्स में मैं आई थिंक हो सकता है 2 लेक्चर्स ले लूँ, मेरे 2 वीडियोस बन जाए, ठीक है। तो मेरे से इससे क्या हुआ कि मेरा कॉस्ट रिड्यूस हुआ, मतलब मेरा टाइम एक तरह से मेरा कॉस्ट है, ठीक है, टाइम ही पैसा है। और मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, मेरे को यहाँ ध्यान नहीं देना पड़ा, मैं डायरेक्ट वीडियो ही बनाने लग गया, इनक्रीज रेवेन्यू, वीडियो ज्यादा बनाऊंगा तो माल भी ज्यादा मिलेगा, ज्यादा अगर वायरल हुआ तो। और फिर क्या बोला गया, इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्स भी इम्प्रूव करता है। देखो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, बोला गया आउटसोर्सिंग गिव अ कंपनी द एबिलिटी टू गेट एक्सेस टू स्किल एंड ट्रेन पावर एट लो रेट्स, ठीक है, ट्रेन मैन पावर एट लो रेट्स। अभी देखो क्या बोला गया, लो ह्यूमन रिसोर्स मतलब, देखो ह्यूमन रिसोर्स मतलब देखो जो एचआर नाम का व्यक्ति होता है ना तुम्हारी कंपनी में, ठीक है, तुम अभी सुने होंगे क्यों नहीं, लेकिन एक कंपनी में एचआर नाम का व्यक्ति होता है जो आपका इंटरव्यू लेगा, सैलरी प्रोसेस मैनेजमेंट संभालेगा एक कंपनी का। तो जो इधर बोला गया ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या होता है, लोगों को हायर करना, एम्प्लॉइज को हायर करना, काम सिखाना, ये सब करना। तो बोला गया इम्प्रूव एचआर, बोला गया इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्स कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने इधर क्या किया, स्किल बंदे लोगों को हायर कर लिया, और वो लोग क्या थे, मुझे ट्रेन मैन पावर मिल गया, वो भी लो रेट्स पे मिल गया, तो मेरा पीडीएफ बन गया अच्छे से, मेरा वीडियो एडिट हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। सो ये कुछ बोला गया, कितने चार कुछ एडवांटेजेस थे बीपीओ के, ओके। अपना प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट था, ठीक है, कांट इंस्टॉल अपडेट, नो आई डोंट वांट, ओके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन था, रिडक्शन इन कॉस्ट था, इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ बीपीओ। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ बीपीओ में क्या आता है, बोला गया कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, ये हम लोग ने पढ़ा, पहले भी 10 बार पढ़ चुके हैं। बोला गया देयर कैन बी कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द क्लाइंट एंड द वेंडर कंपनी ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, कभी ज्यादा बात नहीं हो पाई, मैं अपने वीडियो में बनाना, वो उधर अपने दूसरे काम में बिजी, तो इधर क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, एक डिसएडवांटेज। और बोला गया दूसरा क्या है, different time zone, the client and the vendor operate in two different time zone, the difference in the time can create many problem during online meeting and either सी है, ठीक है, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। अभी फॉर एग्जांपल मैं इंडिया का बंदा हूँ, ठीक है, अब मैं इंडिया में अपने सारा काम कर रहा हूँ और वो अमेरिका का बंदा है, ठीक है, तो इधर अगर सुबह हो रहा होगा, मॉर्निंग हो रहा होगा तो उधर नाइट हो रहा होगा, तो टाइम जोन अपना अलग है। तो अभी मेरे को जिस दिन जिस टाइम पे मुझे इजी पड़ेगा, उसे इस टाइम पे इजी ना पड़े, तो ये टाइम जोन का डिफरेंस आता है। और बोला गया लॉस ऑफ कंट्रोल ड्यू टू द कम्युनिकेशन एरर, ठीक है, ये अलग है, कम्युनिकेशन एरर डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, क्लाइंट कंपनी कैन एट द लॉस कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट। देखो बोला गया अगर कम्युनिकेशन एरर हुआ, टाइम जोन भी डिफरेंट रहा, तो उसको क्या हो जाएगा, कंट्रोल लूज हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे कंपनी का काम डिले होता जाएगा, कंट्रोल लूज होता जाएगा। ये तीन ही था, इजी है बहुत, ये तो पता चल गया। अभी आ जाओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग केपीओ, ठीक है, हम लोग ने बीपीओ पढ़ा, बीपीओ का हम लोग ने डिसएडवांटेज पढ़ा। ये पीडीएफ में अपलोड कर रहा हूँ मेरे व्हाट्सएप के चैनल पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। और जिस दिन अपना जब ये डेट जो रहेगा ना, वो याद रखने का, ठीक है, मैं डेट मेंशन कर दूंगा, जैसे डिस्क्रिप्शन पे मैंने पीडीएफ लिख दिया, और फिर पीडीएफ के साथ लिंक आ जाएगा आपका, और फिर उधर डेट भी आ जाएगा, ताकि ना, क्योंकि वो मैं उस एक व्हाट्सएप चैनल पे 10th स्टैंडर्ड का भी, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, 9th, इन चारों को अपलोड करूंगा, तो डेट के माध्यम से आप लोग ढूंढ पाओगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग, इधर क्या केपीओ, ये हम लोग ने डिसएडवांटेज देखे, एडवांटेज देखे, केपीओ पढ़ते हैं। केपीओ क्या है, बोला गया नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग केपीओ मतलब, एक बार देख लो, माइक चल रहा है, ठीक है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोला गया। अभी बीपीओ मतलब बिजनेस था, ठीक है, अब ये क्या है, केपीओ मतलब क्या है, नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज प्रोसेस आउट, केपीओ इज डिस्क्राइब्ड, ये एज द फंक्शन रिलेटेड टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आउटसोर्स टू थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, बहुत मिसमैच हो गया, मे बी कुछ एरर आया होगा। केपीओ बोला गया नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है, डिस्क्राइब करता है अपने को, ऐसा डिस्क्राइब किया गया कि वो एक फंक्शन है, किससे रिलेटेड फंक्शन है, बोला गया नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन जो आउटसोर्स होता है थर्ड पार्टी को। केपीओ मतलब क्या है, थर्ड पार्टी को, जैसे फॉर एग्जांपल जी सर ने किसी थर्ड पार्टी को क्या किया, ठीक है, इधर मैं थर्ड लिख दे रहा हूँ, पार्टी को क्या किया, अपने वीडियो का इंफॉर्मेशन या अपने आइडियाज को क्या किया, शेयर किया।
तो ये आउटसोर्स हुआ, तो उसी को बोला जाएगा केपीओ। और डेफिनेशन क्या है इसका, बोला गया है ये मार्केट होगा, ठीक है, ये मार्केट होगा। रॉज व्हाट, अच्छा सॉरी, of what is commerce define केपीओ, ये कुछ एरर आया है इधर, मैं आपको ये चेक करके हटा देता हूँ। ये शायद आई थिंक ऑथर का नाम है ये मार्गरेट रॉस, और ये हटा दो द मार्क्योर मार्गरेट रॉस, एक सेकेंड। हाँ, मार्गरेट रॉस डिफाइन केपीओ, इन्होंने डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन में अपने को उंगली जरा भी नहीं करनी, ठीक है, डेफिनेशन में अपने को एज इट इज विद इन्वर्टेड कॉमा। इन्होंने क्या डिफाइन किया था, केपीओ इस बोला गया एलोकेशन ऑफ रिलेटिवली हाई लेवल टास्क टू एन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन और अ डिफरेंट ग्रुप विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। केपीओ क्या है, एलोकेट करना, ठीक है, काम बांटना, काम देना, किसे देना, रिलेटिवली हाई लेवल टास्क, जो बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है, वो किसे देना, किसी आउटसाइडर ऑर्गेनाइजेशन को देना, किसी थर्ड पार्टी को देना। और बोला गया या तो डिफरेंट ग्रुप विद इन द सेम, या तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी अपने डिफरेंट ग्रुप को, डिफरेंट डिपार्टमेंट को देना, ये केपीओ है, ठीक है, सिंपल एंड शॉर्टेड। इसका मीनिंग क्या है, केपीओ इज अ फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग इन विच नॉलेज related and information related work is carried out by worker in different company। बोला गया केपीओ एक ऐसा फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग है ना, जिसमें नॉलेज रिलेटेड और बोला गया इंफॉर्मेशन रिलेटेड, ज्ञान से इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क कैरी किया जाता है अलग कंपनी में, ठीक है, सिंपल। अभी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, पहला बोला गया कॉस्ट रिडक्शन इज पॉसिबल एज क्लाइंट गेट प्रोफेशनल सर्विस एट द कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस। भाई कॉस्ट कम हो जाता है, ठीक है, अपने को कम पैसे में अच्छा प्रोफेशनल सर्विस मिलता है, ठीक है, पहला ही हम लोग 10 बार पढ़ चुके हैं। दूसरा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन हायर स्किल्ड एम्प्लॉय फ्रॉम केपीओ सर्विस प्रोवाइडर। अब केपीओ प्रोवाइडर जो रहेगा, नॉलेज प्रोसेस बोला गया है, जो अपना क्या था, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग रहेगा, उससे हम लोग स्किल्ड पर्सन्स को हायर कर सकते हैं, काम पे रख सकते हैं। हाई एंड सर्विस आर प्रोवाइडेड एट लोअर कॉस्ट टू डिक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट एंड बेनिफिट देयर इकोनॉमी। बोला गया हाई सर्विस प्रोवाइड किया जाता है कम पैसों में, लोअर कॉस्ट में, ताकि क्या हो, बेरोजगारी कम हो जाए, ठीक है। मतलब मैं अगर किसी को अपना काम दूंगा तो काइंड ऑफ थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट ही दे रहा हूँ, बेनिफिट देयर इकोनॉमी, उन लोग की इकोनॉमी बढ़ती है। provides flexibility in the terms of HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स मैंने बोला ना, एचआर मतलब जो क्या करता है, सारा हायर एम्प्लॉय लोग को काम पे रखता है, इंटरव्यू लेता है, तो उसमें अपने को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इनकेस मेरे पास अगर 2 ही एम्प्लॉय है और मेरे पास काम ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, आउटसोर्स करा दूंगा, 4 काम बाहर से कराऊंगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिले ना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या रहता है, जो लोगों को हायर कराता है, कंपनी का सारा काम देखने, काम करता नहीं, करवाता है, ठीक है, समझ लो, मैनेजर। और टाइम मैनेजमेंट भी होगा भाई, ये दो अपना काम कर रहे हैं, 4 अपना काम करके विद इन वन डे मेरा कितना, 6 काम पूरा हो गया, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस भी है भाई, सिक्योरिटी हम लोग ने पहले पढ़ा, बोला गया ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन, अपना काम जब मैं बोला गया किसी मेरा अगर फॉर एग्जांपल मेरे वीडियोस अगर मैं किसी बाहर थर्ड पार्टी को दूंगा, तो हो सकता है मेरे वीडियोस कॉपी कर ले या कुछ और मिसयूज कर दे। और बोला गया द कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्क कैन नॉट बी अश्योर्ड। अब मैंने इसको दे दिया, अब मेरे को थोड़ी ना पता कि ये कैसा इसका कैरेक्टर है और कैसा इसका काम करने का क्वालिटी हो, तो जब मुझे पीडीएफ भेजेगा तब मुझे पता चलेगा ना। केपीओ इज द टाइम कंज्यूमिंग एंड कैन नॉट प्रोवाइडिंग अ क्विक, बोला गया एक सेकेंड, अ क्विक फिक्स टू द कंपनी सीकिंग इमीडिएट रिजल्ट। बोला गया ये बहुत ज्यादा ना टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगता है, डिलीवरी टाइम लगता है ना, पहले पढ़े थे। एंड कैनॉट प्रोवाइड क्विक फिक्स, मतलब जल्दी एकदम एज इट इज सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, जो कंपनी को चाहिए रहता है इमीडिएट रिजल्ट के फॉर्म में। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है, अब मेरे और थर्ड पार्टी के बीच हो सकता है कम्युनिकेशन लैक हो, टाइम जोन अलग हो, इसके कारण ये सब। ड्यू टू द लीगल लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन, लैंग्वेज भी अलग हो सकता है भाई, उसको स्पेनिश आती हो, मेरे को इंग्लिश आती हो, ये प्रॉब्लम हो, लीगल प्रॉब्लम होगा कि हो सकता है कभी वॉर के कारण या कभी कुछ पर्टिकुलर वहां अपना सिग्नल ना जाता, समथिंग ऐसे बहुत सारे इशू रहते हैं कल्चरल बैरियर के कारण, ठीक है। और फिफ्थ क्या बोला गया, रिडक्शन इन कम्युनिकेशन ड्यू टू द लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर के कारण क्या होता है, कम्युनिकेशन अपना खराब हो जाता है, उसको स्पेनिश आती है और मुझे स्पेनिश नहीं आती, तो हो सकता है मेरा क्या हो जाएगा, उसके साथ रिश्ता खराब हो जाएगा, मतलब मैं वो कुछ और बोलेगा, वो बोलेगा, जैसे एक हम लोग ने मूवी देखा था चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें बोलता है अन्ना पुड़े हाईवे हाईवे, तो बोलता है हाईवे हाईवे हाईवे,
हाईवे ऐसा बोलता है वो, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग ने ये पढ़ लिया, केपीओ पढ़ लिया, उसका डेफिनेशन पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। उसका हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, डिसएडवांटेज पढ़े, एडवांटेज पढ़े, ठीक है। ये आपको पीडीएफ क्लीन करके ही मिलेगा, इधर मैं गोजागाजी कर रहा हूँ। अब एलपीओ पढ़ते हैं, ठीक है। एलपीओ एज सच इतना मुझे नहीं लगता, कम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो है ये भी, लेकिन केपीओ और बीपीओ कंपैरेटिवली जेम्स है अपने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। केपीओ थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, स्टिल ये भी पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये दोनों तो भाई मैं स्टार मार्क करूंगा, ये फॉर श्योर पढ़ना आप लोग, आएगा ही आएगा, 100% आएगा, लिख के ले लो। और बोला गया लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बी मतलब बिजनेस था भाई, है ना। बी मतलब बिजनेस था, और के मतलब नॉलेज था, थोड़ा डॉक्टर बनाऊं मैं, ठीक है। और एल मतलब लीगल था। अभी पढ़ते हैं, एलपीओ इज अ टाइप ऑफ केपीओ, ये भी एक केपीओ का ही टाइप है। दैट इज बोला गया स्पेसिफिक टू लीगल सर्विस, ये बोला गया है केपीओ का ही टाइप है, लेकिन ये लीगल सर्विस से रिलेटेड है। बोला गया रेंजिंग फ्रॉम ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना बनाना, परफॉर्मिंग लीगल रिसर्च टू ऑफरिंग एडवाइस, ठीक है। और ऑफर एडवाइस करना, लीगल रिसर्च करना, ये सब कानूनी काम। पहला मीनिंग दिया है, बोला गया लीगल आउटसोर्सिंग हैज गेन ट्रेमेंडियस ग्राउंड इन द पास्ट फ्यू इयर्स इन इंडिया। बोला गया पिछले कुछ सालों में लीगल आउटसोर्सिंग को बहुत ज्यादा महत्व मिला है। इट अचीव सक्सेस बाय प्रोड्यूसिंग सर्विस सच एज डॉक्यूमेंट रिव्यू, लीगल रिसर्च एंड राइटिंग, ड्राफ्टिंग, ब्रीफिंग एक्सेट्रा। अब जैसे एक वकील होता है, वो टक 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 टाइपराइटर की को ड्राफ्ट करता है, तो बोला गया इन लोगों को कौन से क्षेत्र में ज्यादा अचीवमेंट मिला है। बोला गया डॉक्यूमेंट रिव्यू करना कि डॉक्यूमेंट सही बना है कि नहीं, लीगल रिसर्च भाई कौन से कानून कहाँ एमिट किए जा सकते हैं, राइटिंग वही ड्राफ्ट करना, ड्राफ्टिंग एंड ब्रीफिंग बताना, एक्सप्लेन करना। अब इसके भी भैया एडवांटेज है। एडवांटेजेस क्या फायदे हैं, पहला बोला गया फर्स्ट वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग लीगल फंक्शन इज कॉस्ट सेविंग। बोला गया लीगल फंक्शन जो रहता है, वकील हायर करो, ये सब हायर, पैसा लगेगा, लेकिन अगर हम लोग एलपीओ करवाते हैं बाहर से, एलपीओ करवाएंगे, आउटसोर्स करवाएंगे अगर हम लोग इसको, ठीक है, आउटसोर्स करवाएंगे तो अपना पैसा कम लगेगा। अगर किसी वकील से लेंगे ज्यादा पैसा लगेगा, ठीक है, ये चीज। आउटसोर्सिंग बोला गया लीगल वर्क टू एक्सटर्नल वेंडर अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस हाई लेवल टैलेंट एंड नीश एक्सपर्टीज दैट डज नॉट एग्जिस्ट विद इन द फर्म। फर्म के अंदर इतना अच्छा लॉयर नहीं होगा, लेकिन बोला गया अगर अपने साथ जो आउटसाइडर रहेगा ना, वो हाई लेवल टैलेंट भी हो सकता है, एक्सपर्ट बंदा भी हो सकता है, ठीक है, जो अपने को क्या देगा, एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एफिशिएंसी एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। थर्ड बोला गया एम्प्लॉइंग अ कॉम्बिनेशन of in-house and external talent allow law firm and organization to tailor the liability is responsible to workload and client demand। एक इन हाउस मतलब एक अपने सगे संबंधी वाला, और एक्सटर्नल बाहर वाला, अगर हम लोग किसी को आउटसोर्स कराते हैं एलपीओ में, तो लॉ फॉर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलता है, अपने लाइबिलिटीज को कम कर देता है, अपने वर्कलोड कम कर देता है, और ज्यादा क्लाइंट डिमांड फुलफिल कर पाता है। जो क्लाइंट मतलब कस्टमर आते हैं ना, भाई मेरा कत्ल हो गया, आई मीन दूसरे का कत्ल हो गया, केस लड़ना है, प्रॉपर्टी, ये सब ज्यादा कर पाता है। फ्लेक्सिबल स्टाफिंग ऑल्सो रिड्यूस फॉर्म ओवरहेड्स, ठीक है। फ्लेक्सिबल स्टाफिंग मतलब बोला गया भाई स्टाफ कम पड़ रहे हैं, अगर 10 अपने फॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं, भाई अभी काम ज्यादा हो गया, एक काम करो 4 को आउटसोर्स करवा लो, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। फायदे हम लोग ने पढ़ लिया, अभी नुकसान क्या है भाई वो भी देख लेते हैं, डिसएडवांटेज क्या है। देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी एज सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीड टू बी शेयर विद आउटसोर्सिंग फर्म। ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अपने कुछ ओरिजिनलिटी लीगल प्रोसेस में जानते हो बहुत झंझट होता है, तो अपना लीगल डॉक्यूमेंट अपने को बाहर वाले के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। सेकंड, देयर मे बी प्रॉब्लम ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रिलेवेंट लॉज, हो सकता है जो बाहर वाला एलपीओ है, जो वेंडर है, वो उसको ज्यादा नॉलेज ना हो, ठीक है, अपने पर्टिकुलर रीजन का। देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ कल्चर लैंग्वेज, है तो हम लोग पढ़ के ही आ रहे हैं, हमेशा कल्चर प्रॉब्लम का बैरियर होता ही है। कुड हिंडर कम्युनिकेशन, हो सकता है एक बैरियर बन जाए कम्युनिकेशन में, बातचीत में। बट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सॉरी बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टीम, ठीक है, डोमेस्टिक टीम जो है और इंटरनेशनल टीम में लैंग्वेज बैरियर बन सकता है। और क्या बोला गया, एलपीओ ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय जोग्राफिकल हर्डल्स बिटवीन फर्म एंड क्लाइंट, ठीक है। जोग्राफिकल मतलब कोई क्षेत्र, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मुंबई में है, ठीक है, और वो दिल्ली में है, तो इसमें एलपीओ में थोड़ा अलग अलग सिनेरियो हो जाता है, हर्डल्स बिटवीन फर्म एंड क्लाइंट, ठीक है। फर्म अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन इधर है, क्लाइंट इधर है, ठीक है, हो सकता है उसका लॉ बुक थोड़ा बहुत चेंजेस हो, अपना मतलब सिस्टम अलग होता है, जोग्राफिकल सिस्टम के हिसाब से लीगल प्रोसेस अलग हो जाता है, तो ये हो सकता है।
आगे हम लोग ने बस ये चैप्टर खत्म हो गया। मैं खाली एक बार आपको ये थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ये डेफिनेशन आएगा, इसलिए मैंने ये टेक्स्ट बुक से एज इट इज उठा के इधर प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये डेफिनेशन वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ना ही है आपको, ठीक है, तो स्टार भी मार्क कर दे रहा हूँ। ई कॉमर्स और ई बिजनेस अपने को पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है इसका मतलब, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है इसका मतलब। मीनिंग देखो, ये वाला जो लाइन है ये आप लोग लिख लोगे तो बेटर रहेगा, इसके मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इधर क्या बोला गया, मीनिंग क्या है ई कॉमर्स का मतलब, अपने को पता है ई कॉमर्स इन्वॉल्व कमर्शियल ट्रांजेक्शन डन ओवर इंटरनेट। इंटरनेट में जितने भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसे ई कॉमर्स बोलते हैं। ई बिजनेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज कंडक्ट ऑफ द बिजनेस प्रोसेस ऑन इंटरनेट, ठीक है, जब हम लोग बिजनेस क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इंटरनेट पे। और व्हाट इज इट, ये होता क्या है भाई, ई कॉमर्स इस बोला गया सबसेट ऑफ बिजनेस, ठीक है, मतलब बिजनेस के साथ ही चलता है, ठीक है, एक सबसेट है उसका, एक पर्टिकुलर पार्ट है। ई बिजनेस इज बोला गया सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है, मतलब समझ लो अगर ये बिजनेस है तो बिजनेस के अंडर में कॉमर्स आता है, ठीक है, मतलब ये बाप है तो ये बेटा है, समझ रहे हो, ये पापा है तो ये बेटा है, तो ये बोला गया ये सबसेट है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई कॉमर्स इज अ पार्ट, ठीक है, इसको हटा के इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस, ठीक है। ई बिजनेस इस बोला गया सुपर सेट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ई बिजनेस इस बोला गया है, क्या बोल सकते हो इसमें, ई बिजनेस इज बोला गया, क्या बोल सकते हो, ई बिजनेस इज वाइडर, वाइडर देन, ठीक है, वाइडर लिख सकते हो, वाइडर देन ईगल, ऐसा भी कर सकते हो, या जो इधर सुपर सेट लिख के दिया है, सबसेट लिख के दिया है, वो भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू भाई, जिसको जैसा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब आगे लिखते हैं हम लोग, फीचर्स क्या है भाई, हम लोग इसके इसके फीचर्स क्या है, ई कॉमर्स जस्ट इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, इसमें सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होता है और कुछ नहीं होता है इसमें। ई बिजनेस इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ री सेल्स, पोस्ट सेल्स, मतलब खरीदा वापिस कर दिया, ठीक है, सामान खरीद लिया, ठीक है, सामान परचेज कर लिया, फिर वापस उसे रिटर्न कर दिया, और सामान अगर परचेज कर लिया तो आफ्टर सेल सर्विस क्या है भाई, सब दुनियादारी इसमें इन्वॉल्व रहती है, वाइडर कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, ई कॉमर्स इस बोला गया नैरो कंसेप्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड टू बाइंग एंड सेलिंग, ये बहुत ज्यादा नैरो है, ठीक है, नैरोअर है, छोटा है, ये सिर्फ बाइंग और सेलिंग ही देखता है। और बोला गया इट इज ब्रॉडर कंसेप्ट दैट इन्वॉल्व मार्केटिंग, सर्विंग, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड सप्लाई, डेटा माइनिंग, ठीक है, ये बहुत ज्यादा वाइडर कंसेप्ट है, इसमें सप्लाई चेन भी देखा जाता है, कितना प्रोडक्ट कहाँ सप्लाई हो रहा है, माइक भाई सब चल रहे हो क्या, हाँ, कहाँ सप्लाई हो रहा है, और मार्केट सर्वे किया जाता है भाई, कितना मार्केट में डिमांड है, क्या नहीं है, मैनेजमेंट देखा जाता है, यूज ऑफ डेटा माइनिंग, डेटा देखा जाता है, सब बिजनेस। ट्रांजेक्शन बोला गया इट इज मोर अप्रोप्रिएट इन बी टू सी कंटेक्स्ट, बी टू सी मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर, हम लोग ने पढ़ा था ना कि ए था, बी था, सी था, तो पहले बी ने बी के साथ ही रिश्ता बनाया, बी टू बी, फिर बी ने सी के साथ रिश्ता बनाया, बी टू सी, पहले खुद के साथ फिर इसके साथ, ठीक है। अब सी बोला मैं भी यही करूंगा, तो बी सी ने पहले लेकिन बी के साथ बनाया, सी टू बी, फिर खुद के साथ बनाया, सी टू सी, फिर दोनों एक दूसरे से थक गए तो बी ने ए के साथ बनाया बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, सी ने भी इसके साथ बनाया कंज्यूमर टू, ठीक है, ये तो बाहर का टॉपिक था, इसे लेट गो करते हैं। ट्रांजेक्शन बोला गया अप्रोप्रिएट इन बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, अगर बिजनेस और कंज्यूमर करें तो उसमें ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स का बेस्ट है। और अगर हम लोग बात करें ई बिजनेस की, तो बोला गया इट इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। आगे क्या लिख के दिया है, विच नेटवर्क इज यूज, बोला गया ई कॉमर्स इन्वॉल्व, बोला गया मैंडेटरी यूज ऑफ इंटरनेट, बिना इंटरनेट के नहीं चलेगा। ई बिजनेस कैन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, हम लोग ने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, ठीक है, ये है 6 पॉइंट इसके, ये तो आपको टेक्स्ट बुक में सारा चीज, टेक्स्ट बुक में एक्चुअली सब चीज आपको कहाँ मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, मैंने उसी में से लिया है सब, ठीक है, उसी में से मैंने सब लिया है, खाली मैंने क्या किया, जैसे एक पैराग्राफ पूरा आपका एक पेज में इतना पैराग्राफ है ना 10 लाइन का, तो मैंने उतना ही लिया जितना आपको एग्जाम में याद हो और लिखने का काम हो, इतना काट दिया, इतना मेन मेन लाइन ले लिया, तो सब टेक्स्ट बुक में हो जाएगा। अब बीपीओ और केपीओ वेरी मच इंपॉर्टेंट, अच्छा 5 ही है क्या, वो देखो आयरन मैन आ गया, ठीक है, लव यू 3000, सब्सक्राइब टू जीजी सर्स वाईटी फॉर एकेडमिक कम्पैक्ट। चलो अभी ये लास्ट पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था।
ये या तो डिस्टिंग्विश में आ जाए या तो आंसर में आ जाए, जस्टिफाई किसी में भी। बोला गया बेसिक्स ऑफ डिस्टिंग, ये सब हटाओ इधर लिख देने का। बीपीओ और केपीओ, इधर क्या था, बीपीओ मतलब क्या था, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स। अभी इधर क्या लिख के दिया गया है, मीनिंग क्या है इसका, बीपीओ रिफर्स टू द आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सटर्नल, और बोला गया ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज कॉस्ट इंक्रीज। बीपीओ क्या करता है, आउटसोर्स करता है नॉन प्राइमरी बाजू बाजू की चीज। मैंने बताया था ना, मेरा काम है वीडियो बनाना, एडिट करना, पीडीएफ बनाना, ये बाजू बाजू का काम है, नॉन प्राइमरी वर्क है। तो ये किसे मैं करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल किसी थर्ड पार्टी को दे दूंगा, ठीक है। और या तो अपने अंडर में किसी के बंदे, अपने भाई बंधु को रख लूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा कॉस्ट मिनिमाइज होगा, और बोला गया एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैं ज्यादा वीडियोस क्या कर पाऊंगा, बना पाऊंगा। और क्या लिख के दिया, केपीओ क्या है, केपीओ इज अनदर काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग वेयर बाय फंक्शन रिलेटेड टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर आउटसोर्स टू थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। इसमें क्या होता है, नॉलेज, ठीक है, और इंफॉर्मेशन आउटसोर्स किया जाता है किसे, थर्ड पार्टी को, ठीक है। डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, बीपीओ इज लेस कॉम्प्लेक्स, बीपीओ काइंड ऑफ इजी है, केपीओ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। रिक्वायरमेंट, बीपीओ रिक्वायर प्रोसेस ऑफ एक्सपर्टीज, इसमें एक्सपर्टीज बंदे चाहिए। केपीओ रिक्वायर नॉलेज एक्सपर्टीज, इसमें नॉलेजेबल बंदा चाहिए। टैलेंट रिक्वायर्ड एम्प्लॉयमेंट, बीपीओ रिक्वायर्ड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। केपीओ रिक्वायर्स प्रोफेशनल क्वालिफाइड वर्कर्स, इसमें टेक्निकल वर्कर्स ज्यादा चाहिए, वर्कर प्रोफेशनल वर्कर्स ज्यादा चाहिए। फोकस ऑन बीपीओ, फोकस ऑन लो लेवल प्रोसेस, ठीक है, लो लेवल प्रोसेस पे फोकस करता है। और ये बोला गया हाई लेवल प्रोसेस पे फोकस करता है, ठीक है, डन, खत्म, चैप्टर खत्म। हम लोगों ने बीपीओ पढ़ा, केपीओ पढ़ा, हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया वन शॉट में, ठीक है। और बाकी हम लोग अपने सर के चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और मैं इधर लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड। भाई टोनी भैया मरे थे तो दुख बहुत हुआ था, मतलब अरे ये क्या होता जाता है ये जब। भाई जी जी सर, ठीक है। सो अकेडमिक कम बैक करना है तो भैया अपने को फॉलो करने का और अपने को सब्सक्राइब करने का, बाकी सारा चीज हम पे छोड़ देने का। स्ट्रैटेजीज में बताऊंगा अभी आपको अगले लेक्चर्स में। अभी मैं सोच रहा हूँ लेक्चर्स के जो चैप्टर के जो एक्सप्लेनेशन है थोड़े कम करूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, ये सब याद करने, कुछ एक पर्टिकुलर रोड मैप आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग पढ़ पाओ, ठीक है। सो आज के लिए आई थिंक इतना इनफ होगा, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया बट वन शॉट हम लोग ने फिफ्थ चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। व्हाट्सएप के मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, मैं डेट लिख दूंगा, उसी डेट पे जाके आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको क्लीन मिलेगा, ये गोजा जी वाला नहीं मिलेगा। और उसी पीडीएफ को याद करके आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। आई थिंक मैंने जितना पढ़ाया उतना लिखोगे आप, बहुत मोर देन इनफ होगा। थोड़ा पॉइंट्स अपने से भी ऐड करना, हेड पॉइंट्स हमेशा याद करके जाने का, एक्सप्लेनेशन मन से ठोक सकते हो, ठीक है। मैं प्रेजेंटेशन के बारे में और आगे बताना चाहता हूँ, लेकिन स्टिल लेक्चर लंबा हो गया, इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये सारा चीज कंटिन्यू करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड, शेयर विद योर फ्रेंड्स, and let's expand our GG community. Thank you very much.